नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड दिल्ली स्टूडियोज से। मैं हूं मिहिर भाट और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो खैर आज एग्जिट पोल का असर देखने को मिल रहा है मार्केट्स पे। हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों के एग्जिट पोल की तस्वीरें आ चुकी हैं। हमने तो महा एग्जिट पोल किया। इस महा एग्जिट पोल से ये तो क्लियर हो गया कि पहाड़ पर भी कमल है तो समुद्र के किनारे भी कमल ही होगा। अभी तक एग्जिट पोल के जरिए जो पिक्चर आई, मार्केट इसको डिस्काउंट कर रहा है। लेकिन एक बात है मिहिर, आज बाजार ने जहां खोला वही है, ये बाजार ने टिकाया भी तो चलाया भी नहीं। बिल्कुल, गैप अप ओपनिंग जो हुई थी वही देखने को मिली है मार्केट में, लेकिन इसी की उम्मीद भी थी। लेकिन मैं इसमें एक चीज जिस पर ध्यान देना चाहूंगा वो ये है कि आप देखिए निफ्टी में 10,300 बहुत बखूबी आज डिफेंड हुआ। और मतलब जो लोएस्ट था पॉइंट वो भी था 10,326-325 के आसपास का। तो वो जो दायरा है ना 10,330 जिसकी हम बात कर रहे थे कि 10,330 से लेकर 10,360 का जो दायरा है उसके बीच में मार्केट रह सकता है पूरे दिन के लिए। तो वो आप देखिए मोर और लेस उस रेंज को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। और 10,300 का लेवल एक ऐसा लेवल बनकर उभर रहा है जहां पर सडनली आप देख रहे हैं कि एक फ्रेश इंटरेस्ट मार्केट में जनरेट हुआ है। तो वहां पर आपको एक्टिविटी दिखेगी 10,300। यस, मैं दिख रही है एक्चुअली। आप 10,300 की कॉल और पुट दोनों दिखाएं। ये 10,300 की कॉल पुट दिखाने का मतलब इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सौदे किस सोच के साथ बनाए जा रहे हैं। 10,300 की कॉल तो ये कहती है कि यहाँ पे मंदी के सौदे जिन्होंने भी खड़े किए, ये सोचा कि बाजार टूटेगा, वो अपने सौदे बाहर लेके आ रहे हैं, वो सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं। 10,300 की कॉल, उससे वो बाहर आ रहे हैं। अब आते हैं 10,300 के पुट। ये पहले कॉल का आंकड़ा देखिए, 9% का ओपन इंटरेस्ट कह रहा है, मंदी के सौदे कट गए। अब आ जाते हैं पुट पे। क्या मंदी के सौदे बनाए जा रहे हैं या फिर मंदी को ही बेचा जा रहा है? मंदी को यहां पे बेचा जा रहा है 40% प्रीमियम के साथ। एक बात तो तय है, भले एग्जिट पोल की सीटें ऊपर नीचे हो जाए, शायद मार्केट 10,300 का खोना नहीं चाहेगा। अगर ये आंकड़ा मिहिर कहीं भी 108 या 110 वाली एवरेज फिगर के आसपास आ जाए, जो हमारा महा एग्जिट पोल की एवरेज पिक्चर भी कहती है। एक चीज रोज नोटिस करने वाली मिहिर, आज सुबह सुबह हेमंत कह रहे थे कि विक्स टूटेगा। विक्स 10% टूटा है, ये सीधा 16 से 14 आ गया, यानी कि वॉलेटिलिटी एक दायरे में सिमट के रह जाएगी। आज के स्विंग को भी काफी हद तक मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया। मेरी एक और चीज है, मार्केट के अंदर जैसे आप कह रहे थे ना कि ज्यादा समय 10,350 के इर्द गिर्द निकलेगा, ऐसा इसलिए भी क्योंकि निफ्टी के फ्यूचर और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग है। कोई फ्रेश बाय नहीं कर रहा, जो भी है मंदी के सौदे ही बाहर आए हैं, बस इतना ही हुआ है बाजार में। लेकिन अच्छी चीज ये है कि आज आप देखिए जो इंटरनेशनल मार्केट्स थे वो वीक थे। यूएस में हमने वीकनेस देखी थी, बायस वीक था। एशिया में सुबह वीक बायस था। इस समय अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को देखें तो वहां पर भी कोई स्ट्रॉन्ग बढ़त के संकेत नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद इंडियन मार्केट्स ने गैप अप ओपनिंग तो दी। अच्छी बात यह है कि वहां पर इसने होल्ड किया। तो देखिए पिछले 2 सेशंस के लिए हमारा थीम यही था कि आपको बहुत चॉपी ट्रेड देखने को मिलेगा, वही हो रहा था। लेकिन आज वो चॉपीनेस मार्केट से गायब है। जैसे आपने खुद भी कहा कि विक्स में भी गिरावट है। मार्केट अपने आप को तैयार कर रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक लॉन्च पैड तैयार हो रहा है पोस्ट मंडे के सिनेरियो के लिए। लेकिन ये लॉन्च ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ, ये पता चलेगा मंडे को सुबह। ये लॉन्चिंग 200 पॉइंट की या फिर उससे कम? लग तो वही रहा है, स्पेशली ऑन दी हायर साइड। लोअर एंड पे हम ये नहीं कह सकते कि 200 ही पॉइंट की डाउन साइड है, बट अपसाइड फॉर द टाइम बीइंग हो सकता है कि 200-250 पॉइंट के आसपास कैप्ड हो। हमारे साथ विश्वेश चौहान जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। विश्वेश, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। लग तो रहा था गैप अप ओपनिंग होगी, मार्केट ने सस्टेन भी किया है। नाउ इट्स प्रिपेयरिंग फॉर द डी डे। सोमवार को जब रिजल्ट्स आएंगे तब आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आज क्या ट्रेड किया आपने? गुड आफ्टरनून। सी मेरा मोरलेस ऐसा मानना है कि मार्केट में जो 3 सिनेरियो थे इलेक्शन को चलते हुए, वो 3 सिनेरियो में जो सबसे लाइकली सिनेरियो था वो निकल के आ रहा था। और उस सूरत में मार्केट टू अ लार्ज एक्सटेंट न्यूट्रल टू समवट पॉजिटिव टू नेगेटिव रिएक्ट कर सकता था, क्योंकि एग्जिट पोल्स में अगर आप मीन बीजेपी की सीट देखें तो 110 के प्लस आ रही है। तो प्रीवियसली 115-116 की जो सीटें थी, अगर उससे करीब आता तो मेरे हिसाब से मार्केट वुड नॉट टेक इट मेजरली पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये सिनेरियो में जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जनरली अगर आप लास्ट 1 ईयर का लुक
बैक पीरियड देखो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का, तो मेरे हिसाब से हाईएस्ट इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी पर ट्रेड कर रहे थे कल हम सेकेंड हाफ तक। तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो के जो ऑप्शन राइटर्स है वो एक बार के लिए वॉलेटिलिटी शॉर्ट करने की ट्रेड करेंगे। तो दैट वाज द ओनली ट्रेड विच वी डिड। कल के दिन में हमने एक बहुत ही एक्सोटिक ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाई थी, मार्केट कहीं भी जाए यू वुड हैव इंकर सम प्रॉफिट प्रोवाइडेड वो 9500 नहीं तोड़ता। तो आज के दिन में मेरा ऐसा मानना है द वेरी रीजन 10,300 के पुट ऑप्शन में जो राइटिंग हो रही है, और मेरा ऐसा मानना है जो लाइकली सिनारियो हो सकता है यहाँ बीजेपी को लेकर वो ये हो सकता है कि इन मोस्ट केसेस हम 105 से 110 या 115 के बीच में बीजेपी की सीट्स आए, और उसके चलते निफ्टी वुड टेक इट पॉजिटिवली मोर देन नेगेटिवली। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, लेकिन ये बात समझने की है कि कितना पॉजिटिव। अभी तक का एनालिसिस ये कह रहा है कि जो पोल है अगर वैसे ही नंबर आए तो शायद 200 पॉइंट और जोड़िएगा, ये 10,500 के आसपास। तो इसलिए 10,500 की कॉल पे भी ध्यान रखिएगा, ये सोमवार को एक्शन वाली कॉल होने वाली है। 10,500 और 300 अगर आप इंडेक्स से थोड़ा दूरी बनाए रखना चाहते हैं। अच्छा, एक काम और करते हैं, अब आपकी थोड़ी दुविधा को और खत्म करते हुए चलते हैं। वो ऐसे क्योंकि ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स उन्होंने पूरी स्टडी की, उनके खुद नुमाइंदे इस बार चुनावों में पहुंचे थे। वो क्या है, वो रिपोर्ट बन के आ चुकी है एग्जिट पोल पर, संदीप हमको बताएंगे। और साथ ही साथ सारे सिनेरियो हमने कैलकुलेट कर लिए ताकि आपका फायदा किसी भी सूरत में आपको मिल जाए, चाहे बाजार में कांग्रेस जीते इलेक्शन में या फिर बीजेपी जीते। तो हमने 4 सिनेरियो भी बनाए हैं, बाजार उसमें कैसे कैसे आपको दिखेगा। दोनों से पूछते हैं कि मार्केट में अब क्या हो सकता है। पहले संदीप आपके पास में आ रहा हूं, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? देखिए, एक ही व्यू था कि तेजी देखने को मिल सकती है। जो एग्जिट पोल आए थे वो इंडिकेट कर रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से जीतती हुई दिखेगी। इनफैक्ट सीएलएसए की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई थी, उसमें उनका कहना था बीते 1 से 2 महीने में जिस तरह से फेरबदल हुए थे पॉलिटिकल लेवल पे गुजरात में, उसके बाद ये जो इवेंट था काफी इंटरेस्टिंग हो गया था। और अब जो इंडिकेशंस हैं वो यही है कि 99 से 135 सीटें मिलेंगी, ऐसा सीएलएसए की रिपोर्ट मेंशन कर रही है। और उनका ये भी कहना है कि 2 मेन इवेंट्स जीएसटी और नोटबंदी, उसके बावजूद अगर बीजेपी दोबारा गुजरात में आती है तो एक बहुत बड़ा सेंटीमेंट बूस्टर होगा। दूसरी ओर उनका ये भी कहना है कि 22 साल से वो सत्ता में है, तो एक जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर होता है, जो सत्ता विरोध वाला फैक्टर है, वो भी प्ले आउट हुआ है। तो उसका भी कुछ हद तक आपको मान के चलना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी जीत के आ रही है तो एक बड़ा फैक्टर है। और हिमाचल में भी बहुमत वहां पे मिलेगी बीजेपी को, तो दूसरा पॉजिटिव फैक्टर है। 3 सिनेरियो उन्होंने बताए हमें। 100 से 110 सीटें अगर आती हैं तो बाजार उसे न्यूट्रल लेगा। अगर 110 से ज्यादा सीटें आती हैं तो बाजार में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और एक फैक्टर, अगर ये एग्जिट पोल पलट भी जाते हैं तो फिर हो सकता है कि लोक लुभावन के जो फैसले हैं वो शायद कहीं ना कहीं बाजार पे हावी होते हुए देखें, उसमें नेगेटिव बाजार रिएक्ट कर सकता है। नमूरा की एक रिपोर्ट आई, उसमें उनका कहना है कि एक तो भारत के लिए और उसके साथ साथ जो रुपया है उसके जो सेंटीमेंट है उसके लिए जो एग्जिट पोल है वो काफी पॉजिटिव है। और 2019 के लिहाज से अगर आप देखिए जो आम चुनाव होने वाले हैं, ये बीजेपी के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। एक ही उनको ट्रिगर दिखता है खतरे के तौर पर, वो है कच्चा तेल, वो यहाँ से ज्यादा नहीं चढ़ना चाहिए। एक तीसरी रिपोर्ट है सिटी की, जिसमें उन्होंने अपना जो टारगेट प्राइस है निफ्टी के लिए वो बढ़ा दिया है। पहले 9,400 रुपए 9,400 कह रहे थे वो, अब 10,600 तक के जो लेवल्स हैं वो बता रहे हैं वो। यानी कि ये जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसके बाद ही 1200 पॉइंट का जो फेरबदल है वो निफ्टी के टारगेट में सिटी ने किया है। ठीक है, सिटी भी कह रहा है कि 10,600 तक हो जाएगा, उसकी भी उम्मीद यही लगती है। अब सिटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। अब वो 4 सिनेरियो जो मार्केट के अंदर आपको अलग अलग सिनेरियो अगर बनता है तो बाजार कहां पे रहेगा, बताएं पूजा। जी, 4 सिनेरियोज हमने बात की, 4 सिनेरियोज पर हमने जानकारों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि अगर ये सिनेरियोज होते हैं तो बाजार में किस तरह का मूवमेंट होगा और कौन से ऐसे सेक्टर होंगे जहां पर कि आप फोकस करेंगे। तो पहला सिनेरियो हमने जब बात की, अगर बीजेपी 140 से ज्यादा सीटों पर अगर जीती है तो उस केस में छोटी से मध्यम अवधि में बाजार 10,600 के ऊपर जा सकता है, और जो रेंज रहेगी वो 10,600 से 10,800 के बीच बाजार देख सकता है। और जो सेक्टर चलेंगे उसमें बैंक, ऑटो, इंफ्रा और एनबीएफसी, इन सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। दूसरा सिनेरियो ये था कि अगर 100 से कम सीटें होती हैं तो जानकारों के मुताबिक कमजोरी देखने को मिल सकती है। कुछ का ये भी कहना था कि 10,400 के लेवल्स टेस्ट होंगे और कुछ का ये भी मानना था कि 10,000 से नीचे भी फिसल सकता है। 9850 तक के लेवल्स बाजार में अगले शॉर्ट से मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे केस में आईटी, एफएमसीजी और फार्मा शेयर्स पर फोकस करना चाहिए। तीसरा सिनेरियो ये था जो कि हमारा एग्जिट पोल भी बता रहा है कि अगर 115 से 120 के आसपास की सीट अगर रहती है तो यहाँ पर जानकार मानकर चल रहे हैं कि जो मार्केट का लेवल रहेगा वो इस रेंज में रहेगा, 10,350 से 10,500 के बीच। और सेक्टर बैंक, यहां पर आपको फोकस करना है।
चौथा सिनेरियो ये था कि अगर किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो यहाँ पर तमाम जितने भी एनालिस्ट से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिलेगी और मार्केट इस रेंज पे रहेगा 9800 से 10,050 इस लेवल तक की कमजोरी देखने को मिल सकती है। और ऐसे सिचुएशन में आपको डिफेंसिव स्टॉक्स पे फोकस रखना चाहिए, जैसे कि FMCG है, IT है, इन सेक्टर पर आपको फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तो ये अलग अलग सिनारियो है, लेकिन आई थिंक जो विश्वेश ने कहा वो अहम है कि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उसी लाइन के आसपास सिनारियो बनता दिख रहा है मार्केट के लिए। तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव सिनारियो क्रिएट करता है मार्केट के लिए। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, आपने क्या ट्रेड किया आज, क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? गुड आफ्टरनून मिहिर। बिल्कुल, देखिए स्ट्रैटेजी तो बाजार का जो बायस है वो पॉजिटिव बना हुआ और स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा ध्यान है इस समय पे। जहां तक कि इंडेक्स का सवाल है, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से बाजार ने 10,300 के स्तरों को क्रॉस करके उसको सस्टेन करने की कोशिश की है, तो अब नीचे में 10,300 का एक लेवल बहुत ही क्रिटिकल शॉर्ट टर्म सपोर्ट होगा। और अगर से ये लेवल होल्ड होते हैं तो मुझे लगता है प्रीवियस हाई जो 10,480-90 के आसपास है उसको रीटेस्ट करने की बाजार पूरी कोशिश करेगा। और स्टॉक स्पेसिफिक हमारा मानना है कि जेट एयरवेज को एक ऐसा स्टॉक है जहां मुझे लग रहा है आज 19% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है। वीकली एक ब्रेकआउट 705 के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो 740 तक के टारगेट्स जेट एयरवेज में देखने को मिल सकते हैं। 690 के एक स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन जेट में बनाई जा सकती है। ठीक है, आज जो सेक्टर अच्छा चल रहा है ना, टायर शेयर्स हैं, काफी स्ट्रांग मूव है। जेके टायर तो करीब 8% ऊपर आ चुका है। एक है 2-3 दिन से नोटिस हो ही रहा था कि हाँ, टायर स्टॉक्स के अंदर एक मूव तो देखने को मिलेगा। JK8, C8, BKT ये सभी शेयर्स ऑलमोस्ट हाई पे है। आशीष, कोई टायर शेयर प्लस करना है क्या अभी भी इस तरह की बड़ी बढ़त के बाद भी? बिल्कुल, अपोलो टायर्स पे ध्यान दे सकते हैं डिम्पी। उसका कारण ये है कि आज 9% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन है और अगर से टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो डबल बॉटम का एक ब्रेकआउट 251 के ऊपर ही आया है, तो बहुत बड़ा अभी कोई वहां से मूव अभी देखने को नहीं मिला है स्टॉक में। मेरा समझना है कि 248 का अगर से आप स्टॉप रख के अपोलो टायर्स में पोजीशन बनाते हैं तो स्टॉक में 262-263 के लेवल्स को छूने की क्षमता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है अपोलो टायर्स में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए, इस बीच आपको ये भी बता दें कि कैबिनेट ने जो 3 तलाक बिल है उसे मंजूरी दे दी है। इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है और साथ ही नेशनल मेडिकल कमीशन बिल को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो एक तो जो मेडिकल की पढ़ाई है वो आसान हो जाएगी, उसके लिए एक नई काउंसिल बनाने की बात है और साथ ही जो 3 तलाक है उसको अब संसद में भेजा जाएगा, लेकिन 3 साल की सजा का वहां पर प्रावधान भी रखा गया है। ये बड़ा चुनावी मुद्दा भी होगा 3 तलाक इस बार। 3 तलाक इनके फेवर में तो गया है जब ये मुद्दा उठा है और हमारी जब बीजेपी के किसी नेताओं से भी बात होती है तो वो भी यही कहते हैं कि ये दरअसल मतलब महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को इस चीज से इतनी परेशानी होती थी और फाइनली दे रिलेट विद इट कि कोई है जिन्होंने हिम्मत करके ये कदम उठाया और एटलीस्ट कोई एक ऐसा एवेन्यू है जहां पर जाकर वो अपनी बात रख सकते हैं। तो उस लिहाज से डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट वाला कदम है। ठीक है, तो खैर 2019 के चुनावों में एक और मसाला तैयार हो चुका है, वो है 3 तलाक। ये बीजेपी के कितने फेवर में जाता है ये तो समय बताएगा, लेकिन हाँ, बीजेपी ने इसको पहले जरूर भुनाया। अब कानून है, शरीयत कानून को अब अलग करते हुए सरकार ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन के हेल्प से इसको 3 साल की सजा के प्रावधान के साथ बांध दिया। अब इसका असर चुनावों में रंग भरेगा। खैर, मार्केट इस समय हाई पे है, 312 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी बैंक है। आज कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में भी फोकस हमको रखना ही चाहिए था। आशीष, आज सुबह से हम डिस्कस कर रहे थे कि SBI, ICICI बैंक जैसे कुछ शेयर अपने आप को कंसोलिडेट करेंगे और उसके बाद ये शेयर चलेंगे। ये कंसोलिडेशन तो दिख रहा है, चलेंगे या नहीं चलेंगे जरा आपको बताना है। बिल्कुल, मैं उस पर बात करूंगा, पर इसके पहले मुझे लगता है एक बैंक जो काफी स्ट्रेंथ में नजर आ रहा है वो है DCB बैंक, जिसके अंदर आज 8.5% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन है और वीकली चार्ट्स पे एक मेजर ब्रेकआउट 190 के ऊपर हो चुका है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 187.50 के एक स्टॉप से अगर से लॉन्ग पोजीशन यहाँ बनाते हैं तो मुझे लगता है DCB बैंक कम से कम 205 के स्तरों को छूने की ताकत रखता है। तो एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड DCB बैंक में नजर आ रहा है। अब जहां तक के SBI का सवाल है, देखिए अभी एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। मैं
मानता हूँ 320 के बाद ही एसबीआई के अंदर में एक स्ट्रॉन्ग एक्शन हमें देखने को मिलेगा। हालांकि नीचे में अब 309 308 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी एसबीआई के अंदर में। जहां तक कि आईसीआईसीआई बैंक का सवाल है, यहाँ पर पे मुझे लगता है कि अगेन एक अच्छी स्ट्रेंथ आज जरूर देखने को मिले, बट ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है क्योंकि 313 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस, और जैसे ही ये स्टॉक 313 के स्तरों को क्रॉस करेगा तो मुझे लगता है अच्छी स्ट्रेंथ आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिलेगी। तो जो बेस्ट प्लेस चार्ट है वो मुझे लगता है डीसीबी बैंक के अंदर देखने को मिलेगा। आज सुबह सुबह किरण और हेमंत दोनों ही बता रहे थे डीसीबी बैंक को बाय करना है। आज 2% ऊपर आया भी है, 2% ऊपर आया। और भी कई स्टॉक्स हैं मोमेंटम। आप देखिए बॉम्बे डाइंग को देखिए, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को देखिए, यहाँ पर रुझान काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और दीपक फर्टिलाइजर और जेट एयरवेज ये अन्य काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा रुझान देखने को मिला है, एज इन खरीदारी देखने को मिल रही है। वहां पर दीपक देखिए इस पूरे हफ्ते ही अगर आप देखें तो दीपक फर्टिलाइजर काफी एक्टिव रहा है, और साथ ही जेट इस काउंटर पर भी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। हमारे साथ अब राजेश अग्रवाल जुड़े हैं कोलकाता स्टूडियो से। राजेश, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आप अब देखिए जो बड़ा ट्रिगर है वो तो ऑब्वियसली सोमवार है, लेकिन 50% फैक्टर इन हो गया है मार्केट में एग्जिट पोल के बाद, बिकॉज किसी भी एग्जिट पोल ने कोई बहुत अलग ही एक रुझान दिया हो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है फिलहाल। तो औसत अगर आप देखें बीजेपी इज कमिंग बैक टू पावर, ऐसे में आप आज ट्रेड रेकमेंड करेंगे, एक बार रुकेंगे मंडे की ओपनिंग के लिए, नतीजा आ जाने के लिए, उसके बाद करेंगे, क्या करेंगे? गुड आफ्टरनून मेयर, सही कहा आपने कि रुझान से कुछ बहुत ज़्यादा डेविएशन अक्सर देखा नहीं गया है, और बीजेपी पावर में आएगी इस बात पर तो कोई दुविधा थी ही नहीं। हमने पिछले डिस्कशन पे भी डिस्कस किया था कि आएगी तो वही, अब कितनी सीटों से आएगी वो बड़ी बात थी। और कल के एग्जिट पोल के बाद ये थोड़ा क्लियर हो गया कि बहुत अच्छी मेजॉरिटी से आ रही है। तो ऐसा कुछ होता है, डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगा, और क्योंकि एक स्टेबिलिटी दिखेगी लोगों को कि सरकार स्टेबल है, और दूसरे स्टेट्स में भी जो इलेक्शन है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव फैक्टर तो बिल्कुल है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कल के सेकेंड हाफ में अगर आप देखें तो एक अच्छी तेजी देखी गई थी। आज भी 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी में बढ़त देखी गई है, और मेरा बिल्कुल मानना है कि सोमवार को जब बाजार खोलेंगे और अच्छे रुझान के साथ खोले तो वहां पर भी एक गैप ऑफ ओपनिंग देखने को मिलेगी। तो इस वक्त मैं थोड़ा सा नई पोजीशन लेने के लिए थोड़ा सा मना करूंगा, क्योंकि उसके बाद एक मुनाफा वसूली देखी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिट पोल डिस्काउंटेड है। तो ये कुछ अच्छे स्टॉक नज़र में रखने चाहिए। कोई मुनाफा वसूली आती है सोमवार सेकेंड हाफ में तो वहाँ बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है, आज सुबह सुबह हम आपको गुजरात की कंपनीज भी नोटिस करवा रहे थे। आज सारी कंपनीज जो गेन पाया उसमें कुछ डबल भी हो चुका है, जैसे कि जीएनएफसी ये शेयर इस समय 6% ऊपर है, जीएससीएल ये शेयर इस समय 5% ऊपर है। तो उन्होंने अपने गेन को खोया नहीं बल्कि और गेन अपने आप को बनाया, और अभी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की तरफ ये बढ़ रही हैं। इसके अलावा कुछ एक और इंडस्ट्रीज केमिकल वाली कंपनियां, उसमें एक एसआरएफ भी आप देख सकते हैं 3-3.5% ऊपर है। आशीष ने बताया भी था कि इस कंपनी में थोड़ा ध्यान रखा जा सकता है। लेकिन एक आज वेदांता का मूव सरप्राइजिंग था, ये 5% ऊपर है। विश्वेश, ये 5% वेदांता, इसकी तासीर इस तरह के नहीं है कि ऐसा चले ये 5% एकदम से ऊपर आ जाए। आज कुछ ज्यादा एक्शन हुआ है क्या वेदांता में? जी मेरे हिसाब से आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो बेहतरीन है, क्योंकि हम लोग काफी दिन से इसको ऑब्जर्व कर रहे थे। जिस हिसाब से इसका जो फॉल था वो इन अ वेरी शॉर्टर टर्म डिम्पी, मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं मार्केट वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ मेटल टू डू गुड, बट अगेंस्ट दैट इसने जो 280 के आसपास जो लो बनाया था मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन था। आज के सत्र में या फिर आने वाले दिनों में अगर 300 के ऊपर ये टिक जाता है तो मेरे हिसाब से मेजर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि आज भी अगर आप 300 रुपीज का कॉल ऑप्शन देखें वो 8 रुपए के आसपास चल रहा है, और इसकी जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कल के कंपेयर में इतनी ज्यादा नहीं गिरी है। कल समवेयर अराउंड 43 के आसपास थी, आज 39 है। तो मेरा ऐसा मानना है यहाँ पे बहुत अच्छा स्प्रेड का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। 300 का कॉल ऑप्शन आप 1 लॉट खरीदें और उसके सामने 320 के आप 3 लॉट ऑप्शन बेच दीजिए, तो जो आपका नेट कॉस्ट होगा वो निग्लिजिबल टू 0 होगा, और शायद 310 तक अगर इसमें मुंह आता है तो आप अच्छा पैसा बना सकते हो। तो वेदांता में रेशियो स्प्रेड करने की सलाह होगी। ठीक है, हमने सुबह बाजार खुलने से पहले भी आपको खबरों वाले शेयर से अवगत कराया था, कुछ रिएक्शन मिला। अब बाजार चल रहा है तब भी खबरों वाले शेयर्स हैं, क्योंकि खबरें लगातार आ रही हैं। अंचल ने सारा कंपाइल कर लिया, बताएं अंचल।
शुक्रिया डिम्पी। शुरुआत करेंगे येस बैंक से। आज एडवांस टैक्स के नंबर आने शुरू हो गए और येस बैंक ने सबसे पहले नंबर्स दिए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बारी बैंक ने अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 795 करोड़ का एडवांस टैक्स पे किया है। इसका एक इम्पैक्ट आप देख भी रहे हैं, 3% इस समय ऊपर है। दूसरी ओर एवररेडी इंडस्ट्रीज, यहाँ पे एक नए ऑर्डर मिलने की खबर आई। 23.8 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला। एलईडी लाइट्स और सीलिंग फैंस के लिए ऑर्डर मिला और उसके बाद से ही शेयर में एक अच्छा मूव आया था। हालांकि अब थोड़ा टिपिट जरूर हो गया, लेकिन हाँ, एक नया ऑर्डर मिला है कंपनी को, उसके लिए एक पॉजिटिव खबर है। दूसरी ओर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में रकम जुटाने की खबर आई है। कंपनी ने बॉन्ड्स के जरिए 500 करोड़ की रकम जुटाई है। इस समय अगर आप शेयर प्राइस को देखेंगे, 0.25% का बढ़त इस समय भी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिल रही है। अब दो इंपॉर्टेंट खबर। सबसे पहले तो अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज बनाती कंपनियां, उनके लिए सरकार ने कई सारी कस्टम ड्यूटीज में बदलाव किए हैं। बेसिकली अगर आप देखिए, मोबाइल फोन से अगर शुरू करें, मोबाइल फोन इंपोर्ट ड्यूटी जो है, कस्टम ड्यूटी, उसे 10% से बढ़ाकर 15% किया है। दूसरी ओर माइक्रोवेव ओवन के लिए भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10% से बढ़ाकर 20% की है। एलईडी लाइट्स के लिए 10% से बढ़ाकर 20% की गई है और एलईडी टीवी के लिए 10% से बढ़ाकर 15% की है। तो सारी कंपनियां, बजाज इलेक्ट्रिकल, बीपीएल, एमआईआरसी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी कंपनियां इसका अप्लायंसेस बनाने के कारोबार में, और इन सभी में एक अच्छा मूव देखने को आज के सत्र में अब दिख रहा है। लास्टली बीएचईएल, इस क्वार्टर की शुरुआत एक अच्छे नोट पे हुई। एटलीस्ट डिम्पी, कंपनी को शुरुआत में ही एक ऑर्डर मिला है। 7,300 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तमिलनाडु में प्रोजेक्ट है जिसके लिए ऑर्डर मिला है और उसका इम्पैक्ट, जब ऑर्डर आया था इनिशियली एक अच्छा इम्पैक्ट भी आया था। अब हालांकि थोड़ा सा शेयर वापस फ्लैट हो गया, बट एक चीज अच्छी है कि शुरुआत में ही क्वार्टर के एक ऑर्डर मिला है। ठीक है, शुरुआत में इसी क्वार्टर के करीब 7,300 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। हालांकि बीएचईएल अभी भी 90 के ऊपर आने के लिए तरस रहा है, क्योंकि 3-4 दिन से बड़ी कोशिश कर रहा है। आज की इस एग्जिट पोल वाली तेजी के अंदर भी ये शेयर ऊपर नहीं आ पाया। आशीष, आप ही बताएं जरा, बीएचईएल के साथ क्या करना चाहिए? छोड़ ही दें क्या? ये शेयर तो कन्विंस ही नहीं कर पा रहा है अपने मूव से। देखिए एमपी, अभी तो इसमें कोई एक्शन है नहीं और मैं समझता हूँ टेक्निकली जब तक 94 के स्तर क्रॉस नहीं होंगे तब तक आपको कोई बड़ा मूव मिलता हुआ इसमें नजर आएगा नहीं। 94 के बाद ही मुझे लगता है कोई डिसाइसिव एक्शन इसके अंदर रहेगा। तब तक के तो मुझे लगता है वेट एंड वॉच ही इसके अंदर रखना पड़ेगा। एक और शेयर सुबह सुबह में आपको नोटिस कर रहा था, जब हेमंत से बात हुई थी, वो था जेट एयरवेज। वो ये बात कह भी रहे थे कि 700 के ऊपर आया तो शेयर अच्छा चल सकता है। 700 के ऊपर आ गया, 703 चल रहा है। आशीष बताएं, आपकी कवरेज लिस्ट में भी है जेट? तो जी हाँ, बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक अब इमीडिएट जो टारगेट है वो 760 के दिखाएगा और जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हैं और आज जिस तरह से 20% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हमें देखने को मिला है, मुझे लगता है पोजिशनली शायद 820, 830 के लेवल्स भी जेट में आने वाले 3-4 हफ्तों में हमें देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, चलिए एक बार देख लेते हैं। बाजार बंद होने में करीब 30-40 मिनट है। एक बार ब्रेथ भी देख लेते हैं, वॉल्यूम भी देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट में रुझान अच्छा है, स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, ये भी है कि इट हैज नॉट बीन बेस्ट ऑफ द वॉल्यूम्स पिछले 8-10 दिन में। अगर आप देखें तो आज तो फिर भी चलिए, ये मतलब 2.5 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ जितना हो जाएगा ट्रेड, लेकिन अभी तक तो 191 का हुआ है ट्रेड, 1,91,000 करोड़ का। अब देख लेते हैं कि ब्रेथ कैसी रही है मार्केट की, क्योंकि इंडेक्स पर फोकस बहुत ज्यादा था पिछले 5-6 दिनों में अगर हम देखें, लेकिन आज ब्रेथ जिस तरह की देखने को मिली है मार्केट में, ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डे अगर आप देखें तो जो बढ़त वाले काउंटर्स हैं इंडेक्स में भी और इंडेक्स के बाहर भी, उन्होंने डोमिनेट किया है पूरे दिन के प्ले को। और ये बीएसई के सेक्टोरल इंडाइसेस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो रुझान इसी तरह का देखने को मिला है। ज्यादातर जो इंडाइसेस हैं उन्होंने थ्रू आउट द डे रुझान मजबूती का दिखाया, बट ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर देखने को मिली है। लेकिन इन ऑल प्रोबेबिलिटी आई थिंक निफ्टी कोशिश करने वाला है कि कम से कम 10,330 से लेकर 10,360 के बीच का जो दायरा है उसी में क्लोज हो। राजेश, अब सवाल ये बनता है कि ये देखिए, मार्केट को ये कंफर्ट इसलिए भी मिला है क्योंकि जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो सारे उसी लाइन पर आए हैं जो कि मार्केट ने भी सोचा हुआ था, क्योंकि उस मार्केट में 110-120 का नंबर घूम भी रहा था कि इतनी तो आएगी बीजेपी की सीट्स। लेकिन एक बार ये इवेंट हो जाने के बाद, सोमवार को अगर एक्सपेक्टेड लाइन पर ही नंबर आ जाते हैं, तो उसके बाद इमीडिएट जो मार्केट का रिएक्शन है वो आप क्या देख रहे हैं? ये फिसल सकता है यहाँ से या फिर ये इमीडिएटली 10,500 को चेस करेगा?
देखिए मेरे, अगर अपने ऑप्शन डेटा को चेक करें ना तो 10,000 और 10,400 के दायरे से बाहर जाता हुआ बाजार इस वक्त मुझे नहीं लगता है जा रहा है, क्योंकि सारी जो राइटिंग हुई है वो 10,000 और 10,400 के लेवल्स पे है। अगर किसी कारण से एक बड़ी उछाल के साथ खुलता है, क्योंकि अगर अभी देखें तो 10,350 के आसपास ये चल रहा है, अगर बहुत बड़ी जीत आती है 50-60-100 पॉइंट ऊपर खुलता भी है तो 10,450 के आसपास एक सेलिंग देखने को मिलेगी, जहां से हो सकता है कि ये मुनाफा वसूली के कारण से 100-150 की पॉइंट्स की गिरावट देखे। बहुत सारे स्टॉक अच्छी खासी कट देखेंगे और मुझे लगता है वो खरीदारी करनी चाहिए। फंडामेंटल्स अभी भी बहुत स्ट्रांग है, बावजूद इस बार के अगर आप मैक्रो देखें थोड़े से दबाव में आए थे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए था कि फेड ने भी अब जो मीटिंग हुई उसमें ये भी कहा है कि आगे आने वाले दिनों में थोड़ी अनिश्चितता है ब्याज दर को बढ़ाने को लेकर के। नंबर्स Q2 के बेहतर आए थे, Q3 के भी बेहतर आने की संभावना है, क्योंकि बेस जो है वो थोड़ा सा नीचे का है, तो उस वजह से हमें लगता है वहाँ नंबर्स बेहतर आएंगे। तो इन सब चीज़ों के मद्देनजर खरीदारी की ही सलाह रहेगी। ऊपर के लेवल्स में मुझे लगता है कि 10,450 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इस बीच कुछ एक्शन वाले शेयर्स आपको और दिखाता हूँ। जरा वेबको इंडिया दिखाइए, करीब 3.5% ऊपर आ चुका है एकदम से सडन स्पाइक के साथ। गुजरात एल्कली के अंदर भी हमको मजबूती बनती हुई दिखी है। तो वेबको इंडिया और गुजरात एल्कली दोनों ही शेयर इस समय डे हाई पे आ चुके हैं विद अ वेरी गुड वॉल्यूम। एक और शेयर है सिम्फनी, इसके अंदर भी एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। सिम्फनी भी इस समय डे हाई पर और अच्छा मूव दिया है इसने भी। SCL इन्फो सिस्टम्स की भी एक बार आप शेयर दिखा दें, क्योंकि यहाँ पे दोनों के ही मैनिफेस्टो में कांग्रेस और बीजेपी में टेक्निकल एजुकेशन की बात की गई है। इसका बेनिफिट SCL इन्फो को मिलेगा। हालांकि मैनिफेस्टो वाला जो जानकारी है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आप एक और शेयर देखिए, फ्यूचर कंज्यूमर्स। आज इनकी एक लिस्टिंग आम एक और भी लिस्ट हुई है प्रैक्सिक रिटेल करके, रिटेल की आम है, लेकिन आज फ्यूचर ग्रुप के ज्यादातर शेयर तेज हैं। 8% ऊपर है फ्यूचर कंज्यूमर का शेयर। एक और है इमामी, ये भी एक मिड कैप FMCG कंपनी का एक अच्छा प्ले है। कई दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से इसमें 1.5% का इजाफा देखने को मिला है। कुछ एक पर्टिकुलर शेयर्स जहां पे अभी अभी सडन मूव खरीदारी का बनता दिखा है। इसके अलावा नीलकंठ मिश्रा जो कि क्रेडिट स्विस के हैं, उनसे भी हमने बातचीत की। असल में उनसे हमने सब कुछ पूछा, गुजरात चुनाव पूछा, उनसे ये पूछा कि 2019 तक मार्केट कैसे चलेगा, उनसे ये पूछा कि सरकार के रिफॉर्म्स क्या होंगे। सब पे उन्होंने बात की, सब पे उन्होंने अपनी राय रखी है। जरा सुन लीजिए आप ये। 2018 के अंदर जो मार्केट है वो पॉलिटिकल सिनेरियो को भी देखेगा, इलेक्शंस पे भी काफी ज्यादा नजर रहेगी। तो क्या मान के चले कि जो संभावित है, जिस तरह से जो फैक्टर इन है या फिर जो ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी स्थिति मजबूत रहेगी, और इसके अलावा कुछ और हो जाता है तो मार्केट के अंदर एक डाउनसाइड देखी जा सकती है, वो ज्यादा इंपैक्ट रहेगा मार्केट के ऊपर? देखिए, एक चीज़ तो यह है कि जैसे जैसे कोई भी चीज़ अगर कोई सर्टेन भी हो, लेकिन अगर उसका डेडलाइन पास आता जाता है तो लोगों को थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, थोड़ा डर लगता है कि कहीं गलत हो गया तो क्या होगा। तो जो भी स्टेट इलेक्शंस 2018 में हैं, कर्नाटक और उसके बाद वो जो सेमीफाइनल इलेक्शंस हैं राजस्थान, MP और छत्तीसगढ़ के, ये इन इलेक्शंस में मार्केट का अटेंशन बहुत ज़्यादा रहेगा। लोग रीड करना चाहेंगे कि इससे 2019 के बारे में क्या पता चलता है, क्योंकि अभी तक स्पेशली यूपी चुनावों के बाद लोगों को लग गया था कि 2019 में कुछ बदलाव नहीं आएगा, ये रिजीम चलती रहेगी। बट जैसे जैसे वो दिन करीब आता जाएगा तब तक वैसे वैसे अनसर्टेनिटी बढ़ती है। इसका नतीजा मार्केट में होगा कि उसके आसपास वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है कि जब चुनाव के नतीजे आए उन राज्यों के चुनाव के, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। जैसा कि अभी गुजरात इलेक्शन के टाइम भी होगा, अगर जो अपेक्षित है, जो उम्मीद की जा रही है उससे थोड़ा कमजोर प्रदर्शन रहता है, तो आप मानेंगे आने वाले टाइम में और थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी? वॉलेटिलिटी आ सकती है, बट जैसे हमने नोट में लिखा भी है कि उसका डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर वो नहीं होता है और ग्लोबल मार्केट्स स्ट्रांग रहे तो इंडिया का परफॉर्मेंस उतना खराब नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ग्लोबल फ्रंट पे क्या जो आगे चल के जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव संकेत हैं, जो फैक्टर्स दिख रहे हैं आगे चल के वो राहत देने वाले हैं? हाँ, तो हमारा व्यू ये है कि बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद हम ऐसे एनवायरनमेंट में पहुँचे हैं जहाँ पे ग्लोबल ग्रोथ के एस्टिमेट्स को कट नहीं किया जा रहा। जैसे अगर जो 2015 में 16 में जो लोग 2017 के बारे में बोल रहे थे वो अभी भी बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि मतलब एटलीस्ट डाउनवर्ड सरप्राइजेज नहीं आ रहे। तो 2018-19 में वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी अर्निंग्स एस्टिमेट स्टेबल हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यूटिलाइजेशन लेवल्स बड़ी इकोनॉमीज़ में बहुत हाई हैं।
तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट साइकिल ऑर्गेनिकली पिकअप करेगी, यानी कि ऐसा कोई दवा देकर जैसे वो फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस देके उसको नहीं ग्रोथ किया जा रहा है, ये नेचुरल ऑर्गेनिक ग्रोथ है। तो ये ऐसी ग्रोथ जो है वो सस्टेन कर। तो कौन सी थीम्स हैं जो आपको लगता है कि अब आप इस आने वाले टाइम में चल सकती है? कौन से पर्टिकुलर सेक्टर है जिसपे आपकी जो व्यू रहेगा वो ओवरवेट रहेगा और कुछ है जो अंडरवेट रहेगा? स्टेपल्स और डिस्क्रिशनरी जो कि हम 5-6 साल से रेकमेंड कर रहे थे और लोगों को लगता था बड़े महंगे हैं, हमने कहा कि महंगे होने से कुछ नहीं होता, वो स्ट्रक्चरल स्टोरीज हैं और लॉन्ग टर्म थीम है। बट हमें लगता है कि अब उनका परफॉर्मेंस इतना स्ट्रांगली उन्होंने डिलीवर किया है, उनका परफॉर्मेंस अगले के 1 साल के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा स्टॉक मार्केट का। मतलब आई थिंक कंपनीज अच्छी हैं, वो मैनेजमेंट अच्छा है, ब्रांड्स हैं, तो उनका वैल्यू गिरेगा नहीं, बट परफॉर्मेंस जो है वो ग्लोबल सेक्टर्स का जो एक्सपोजर है, एनर्जी कंपनीज, मेटल के कंपनीज, इन लोगों में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा पैसे बन सकते हैं। तो ये थे नीलकंठ मिश्रा, और इनफैक्ट ऐसे कई बड़े चेहरे 18 तारीख को भी आप हमारे साथ देख सकते हैं, जिस दिन गुजरात के चुनाव के नतीजे आएंगे। गुजरात और हिमाचल में काउंटिंग होने वाली है, सुबह 8 बजे से ये काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन अभी देख लेते हैं इस समय अच्छी तेजी कहां पर है। तो एक तो हमने बॉम्बे डाइंग की बात की थी, उसमें तेजी और मजबूत हो गई, ये 15% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। श्री लेदर्स की हमने बात की थी, वहां पर बहुत अच्छा रुझान है, 12% ऊपर ये है। आर्चीज 10% ऊपर, HCL इन्फोसिस्टम्स ये करीब 11% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे काउंटर्स हैं जिस पर रुझान अच्छा देखने को मिल रहा है। इसमें से आपका व्यू इस समय HCL इन्फोसिस्टम्स पर क्या बैठ रहा है राजेश? देखिए, नंबर्स पर अगर देखें तो कोई विशेष है नहीं, बट जिस तरीके के इनके बिजनेस प्लान्स हैं और जो इनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, उन सब चीज़ों को देखते हुए एक बार इसमें पोजीशन ली जा सकती है। ऊपर में ये मेरे ख्याल से 58-59 तक जा सकता है। ठीक है, कुछ एक और शेयर इसी कैटेगरी में छोटे में, उसमें आप देख सकते हैं विम्टा लैब, ये करीब 12% ऊपर है। ज्योति स्ट्रक्चर पर आज आपको हमने खबर बताई थी कि एक बड़ा ग्रुप इसमें हिस्सेदारी ले रहा है। ये शेयर ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर की तरफ ही सर्किट की तरफ चला गया, खुला था सुबह, सिर्फ 2-4 मिनट ट्रेड हुआ, वापस सर्किट लग गया। कैंटा बिल में भी सर्किट वाला ही सीजन है, ये फिर से आज सर्किट पर चला गया। कल तो प्रॉफिट बुकिंग कराई थी, आज सर्किट पे वापस से चला गया है। इसके अलावा आप एक और शेयर देखिए, जैसे आर्चिस अभी मिहिर बता रहे थे, ये भी एक नोटिस करने वाला शेयर है, क्योंकि पिछले 3 दिन से आर्चिस के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रहा है। कुछ इंफ्रा वाली कंपनीज भी है, जैसे रैमकी इंफ्रा, ये करीब 4.5% ऊपर है। सद्भाव, इसके अंदर एक मजबूती हमको देखने को मिल रही है। पीबीए इंफ्रा करीब 9-9.5% ऊपर है। ये कुछ एक पर्टिकुलर छोटी छोटी इंफ्रा कंपनीज हैं, इनमें आज स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रहा है। तो एक बार आशीष, ये पीबीए इंफ्रा का चार्ट आप देखिए, 20 रुपए का शेयर है, इसी तरह के स्विंग देता है। 2 रुपए बन जाए दिन के बहुत है। बिल्कुल, देखिए काफी अच्छा वॉल्यूम्स के साथ में बढ़ा है, और मुझे लग रहा है जिस तरह से डेवलप हुआ उसमें 22 रुपए से 23 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिलेगी। पर एक स्टॉक में और इंफ्रा के अंदर मैं ऐड करूंगा, वो है नीला इंफ्रा, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ एक कंसिस्टेंट राइज दिखा रहा है। मेरा ये मानना है इस स्टॉक पे थोड़ा अगर स्ट्रक्चरली आप एक ट्रेंड देखें तो मुझे लगता है शायद 30 रुपए तक के स्तर भी नीला इंफ्रा के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं, और उसके लिए मुझे लगता है 22 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, इंफ्रा कंपनीज पे एक बार नीला इंफ्रा को भी आप जोड़ सकते हैं, और आज छोटी इंफ्रा कंपनीज का भी दिन है। मिहिर, ये तो खैर इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज सुबह सुबह हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी यही बता रहे थे, कल अभय में भी यही बात आ रहे थे कि इंफ्रा एक तो जॉब है और प्लस ग्रोथ है, दोनों को ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। नहीं, देखिए ये इंफ्रा में तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये थीम यहाँ से लेकर बजट तक अब चलेगा। और बजट में, क्योंकि बजट का जो एलोकेशन वगैरह होगा, उन सब की बातचीत भी होने लगेगी धीरे धीरे। तो अब मार्केट के पास वंस गुजरात इज आउट ऑफ द वे, तो एक वो रूम क्रिएट होगा कि बहुत अच्छे से वो पूरी जनवरी में उस बजट की रैली को बिल्टअप करे, जो कि दिसंबर में नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ द अनसर्टनिटी अराउंड गुजरात एंड हिमाचल। खैर हिमाचल में तो इट वाज वन साइडेड मोस्टली, लेकिन गुजरात को लेकर नर्वस था मार्केट। खैर ये बात देखने को मिला। कुछ फ्रंटलाइन काउंटर्स में एक बार कोल इंडिया को नोटिस कीजिए। विश्वेश, ये कोल इंडिया के अंदर क्या करना है, 3% ऊपर है, ये भी कुछ एबनॉर्मल मूवी दे रहा है आज। मेरे हिसाब से इंफ्रा की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं ऐड करना चाहूंगा, गुजरात बेस्ड जितनी भी इंफ्रा कंपनी इरिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्शन आउटकम वेरी पॉजिटिव है, बिकॉज जिस हिसाब से सरकार का रुझान बना हुआ है टुवर्ड्स द इंफ्रा पुश। मेरे हिसाब से सद्भाव इंजीनियरिंग बोल रहा हूँ, या जिस तरह से आशीष ने बोला नीला इंफ्रा बोल रहा हूँ, एशियन टाइल्स एक कंपनी है जो मेरा ऐसा मानना है बहुत ही बेहतरीन हो सकती है यहाँ से कि 6 से 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। रही बात कोल इंडिया की, कोल इंडिया हमने हमारे क्लाइंट्स को आज रिकमेंड किया है, बट इन फॉर्म ऑफ हमने रेशियो स्प्रेड्स किया है। 270 रुपीज का
कॉल ऑप्शन 1 लॉट खरीदने का जो करीबन 6 रुपए के आसपास पड़ रहा है, और 280 के कॉल ऑप्शन जो 2 रुपए में पड़ रहा है उसको 2 लॉट बेचने का, जो आपका नेट स्प्रेड है वो करीबन 1 रुपए 20 पैसे पे के आसपास पड़ रहा है। तो आपका जो ब्रेक इवन है वो 270 है। मेरा ऐसा मानना है यहाँ से कोल इंडिया एटलीस्ट 280-85 तक जा सकता है। तो ये जो 1 रुपए का स्प्रेड है ये बढ़ के 6 से 7 रुपए हो सकता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं कॉल स्प्रेड की सलाह दूंगा और कोल इंडिया। ठीक है, कोल इंडिया पे 290 की कॉल्स बेचनी है, 280 की कॉल्स, 270 की कॉल्स को कुछ प्लस करना है, लेकिन कॉल्स डबल में बेचिएगा, ऊपर 10-15 पॉइंट का स्विंग आपको कोल इंडिया में मिल जाएगा। और अब बात फाइनल ट्रेड की। फाइनल बेट लेकर रजत आए हैं। रजत बताइए। वेल्सपन कॉर्प, एक और मुद्दा वही है कि गुजरात बेस्ड जो कंपनियां हैं वहां पर तेजी बन रही है और भी बढ़ सकती है। वेल्सपन कॉर्प अभी तक नहीं चला है, लेकिन ये बता दूं कि ये पाइप बनाने वाली कंपनी है और आज इसी सेक्टर में तेजी है। अभी थोड़ी देर पहले मैं श्रीकलास्ती पाइप देख रहा था, वेल्सपन कॉर्प पे मूव बनना शुरू हो गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स, शॉर्ट टर्म एवरेजेस यानी कि 10 और 20 दिन की एवरेज देखेंगे उसके ऊपर है। बाजार इंतजार कर रहा है कि किसी तरीके से 134 के ऊपर निकले, उसके ऊपर टिक जाए, क्योंकि फिर तो बिल्कुल ब्रेकआउट कंफर्म होता हुआ नजर आएगा। 50 दिन के औसत के ऊपर निकलेगा। ऊपर से इस हफ्ते देखिए 2.5% का मूव दिया, बीते हफ्ते भी तेजी थी, यानी कि लोअर लेवल से एक पुल बैक बहुत स्मार्ट प्ले हो रहा है। 128, 130 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस बनता चला गया। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में इसको नहीं तोड़ा, इसके ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां से टेक्निकल कॉल तो निकलते हैं खरीदारी की, आप खरीद के चल सकते हैं। यहां पर टारगेट जो रहेगा प्रीवियस स्विंग के आसपास 141, 142 के टारगेट्स लगाएं और स्टॉप लॉसेस आपको 131 के कैरी करने होंगे। इस पीछे कुछ एक शेयर और है, वेल्सपन कॉर्पोरेशन, ये भी आप जोड़ेगा अपनी लिस्ट में। ये भी आज का फाइनल बेट है, लेकिन ये अच्छा चलेगा अभी। और अगर आप कल भी लेना चाहें तो एक बार वित्तीय सलाहकार से पूछ लीजिएगा कि मंडे को भी हम लेके जा सकते हैं शेयर को। नहीं, अभी तो 2-2.5% ऊपर है। कुछ एक और शेयर जहां पे अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, उसमें एडीएफ फूड्स भी है। सरकार एक पॉलिसी इसके बारे में विचार कर रही है कि फूड प्रोसेसिंग को लेकर कुछ बड़े कदम उठाए जाएं। ये भी लेबर इंटेंसिव के अंदर ही पड़ेगी। कुछ सरकारी कंपनी मोबाइल में ये भी तेज है। अच्छा, मैं ये सरकारी कंपनीज को लेकर क्या अभी भी वही रुझान, वही तेजी का फ्लेवर बना रह सकता है, क्योंकि बजट अब सामने है? नहीं, देखिए कुछ हद तक तो बना रहेगा जिस तरह का रुझान रहा है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो तेजी या फिर तेजी का रुझान देखने को मिला है, इट इज लिंक टू द डिफरेंट गवर्नमेंट एक्शंस, चाहे वो डाइवेस्टमेंट से जुड़ा हो या फिर अपनी हिस्सेदारी घटाने से जुड़ा, फंड रेजिंग वगैरह वगैरह। तो वो फिर होना जरूरी भी है। वो जैसे जैसे होता दिखेगा वैसे वैसे इन कंपनीज की जो वैल्यूएशन है अपने आप को एडजस्ट करेगी। लेकिन तब तक के लिए हाँ, ये जरूर है कि टेक्निकली अगर आप देखें तो इसमें से कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि अप ट्रेंड में रही भी हैं। आप एमएमटीसी को देखिए, एचएमटी को देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन को देखिए, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को देखिए। इसमें से कोई ऐसी कंपनी है जो टेक्निकली विश्वेश आपको सही लग रही हो? जी, जितनी भी आपने कंपनी मेंशन की मैं बहुत क्लोजली ट्रैक नहीं करता हूँ ऑनेस्टली नहीं, बट गुजरात बेस्ड गवर्नमेंट कंपनीज जिसमें है उसमें मुझे जीएससीएल बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो हम काफ़ी निचले लेवल से रिकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को, बट मेरा ऐसा मानना है कि करंट लेवल पे भी अगर खरीदारी करो और आपका रुझान 3 से 6 महीने का हो, इनफैक्ट 2-3 महीने का हो, तो आपको मार्केट एडजस्टेड 15 से 20% का रिटर्न मिल सकता है। द ओनली थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर आपको 100 शेयर लेने हैं तो अभी 30 शेयर लीजिए, बाकी के 30 शेयर तभी लीजिए जब बाजार में गिरावट आएगी। मोर और लेस अगर आप 300-310 की एवरेज में बाय करते हो, मेरा ऐसा मानना है आने वाले दिनों में 360 से 380 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, जीएससीएल। ठीक है आशीष, 2 शेयर, एक तो हेवल्स, ये देखते देखते 500 भी आया और अब 550 भी हो गया। लोग यही सोचते रह गए ये तो चलता नहीं है, तो टूट जाएगा, लेकिन इस 50 रुपए जोड़ गया 500 के ऊपर। और एक अभी रिपोर्ट आई थी एस्कॉर्ट्स को लेकर, वो कह रहे थे 850 का हो जाएगा। लोगों को पहले भी महंगा लगता था, अब तो 750 तक तो पहुंच ही गया है। दोनों पे आपकी राय चाहिए, अभी भी लेना है हेवल्स और एस्कॉर्ट्स? देखिए, हेवल्स जो थीम है वो तो बहुत ही एक पॉजिटिव थीम है और इससे रिलेटेड काफी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किए थे, जैसे कि वर्लपूल, ब्लू स्टार, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, कंज्यूमर, और इन सभी में मुझे लगता है एक अच्छे अपमूव देखने को मिले। और हेवल्स जो कि पिछले बार रिजल्ट पे हमने देखा था जब 570 था, वहां से करेक्ट होकर 490 आया और फिर उतनी ही स्पीड से एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। मेरा ये मानना है ये स्टॉक जल्दी 600 के स्तरों तक जाते हुए आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल हेवल्स पे काफी पॉजिटिव व्यू है। 540 के एक स्टॉप लॉस है
मुझे लगता है लॉन्ग पोजीशन अभी भी मौजूदा स्तरों पे हेवल्स में बनाई जा सकती है। इस बीच राजेश, अभी अभी एक खबर आई और वो खबर तो खैर जेपी से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स को राहत दी है। जो रकम इन्हें जमा करानी है कोर्ट में, उसकी मियाद को बढ़ाकर दिया गया है। इससे पहले इसी हफ्ते हमने देखा यूनिटेक के केस में भी जब मामला एनसीएलटी में गया और यूनिटेक के खिलाफ गया तो उसमें अच्छा खासा रनअप देखने को मिला। फिर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ही फटकार लगाई कि जब ये मामला ऑलरेडी चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में तो आप एनसीएलटी में क्यों गए, तो उसके बाद वहां पर ड्रॉप देखने को मिला। ये इस तरह की कंपनीज आर डायरेक्टली गेटिंग लिंक टू द न्यूज फ्लो। आपने कुछ यहाँ पर कहीं कोई बेट ली है क्या राजेश? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रेदर हम तो हमारे क्लाइंट को यही बोल रहे हैं कि जहाँ पर भी ऐसी दिक्कतें हैं और आपके पास स्टॉक है और कहीं भी मौका मिलता है तो पहले मौके पे निकल जाना चाहिए। देखिए, ये जो मियाद बढ़ाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट से बढ़ाई जा रही हो या सरकार की तरफ से हो, ये एक तरीका से मियाद बढ़ाई जा रही है। इनकी दुश्वारियाँ कम नहीं हो रही है। इनके जो डेट है वो अपनी जगह खड़े हैं और किस तरीके से चुकाएंगे वो बोलना मुश्किल है। मुझे ठीक तरीके से याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले की बात है कि जेपी एसोसिएट्स ने अपने कर्मचारियों से चंदे की मांग करी थी रुपए भरने के लिए। तो ऐसे हालात जब आ गए हैं कि लोग एम्प्लॉय से चंदे मांग रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि जो जमा कराने की अवधि भले बढ़ गई हो तो वहाँ पैसे आएंगे कहाँ से जमा करने के लिए। तो दिक्कत तो अपनी जगह है। डेट इतना बड़ा है कि उसके ब्याज को उठाना ही दिक्कत की बात है। मूल की तो बात आप छोड़ ही दो। तो बेहतर होगा जहां भी मौका मिले ऐसी कंपनियों से दूर रहें। इतनी सारी कंपनियां लिस्टेड हैं जहां फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, वहां नजर रखी जाए तो अच्छे पैसे बन सकते हैं। ठीक है, ये बेहतर बात आपने यहाँ पे कही है कि कर्मचारियों से चंदा मांगना पड़ रहा है और आप बोलते हैं कि 125 करोड़ की राहत की म्याद बढ़ा दी तो शेयर चल जाए। नहीं, चल भी नहीं रहा, शेयर तो फ्लैट ही है। फर्क ही नहीं पड़ रहा। सुप्रीम कोर्ट से फैसले आ रहे हैं बॉस, फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा। 17.5 का जेपी, आज भी 17.5 का ही है। 4 फैसले आ चुके हैं। इस बीच जेपी के सुप्रीम कोर्ट से आए हैं चारों फैसले, लेकिन जेपी वहीं खड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन जो शेयर चल रहे हैं ना वो इमामी चल रहा है। जरा आशीष इसको भी जरा चेक कीजिए इमामी को, क्या ये बीटीएसटी कर सकते हैं हम? बिल्कुल डिम्पी कर सकते हैं और पूरा एफएमसीजी बास्केट ही बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में है। और इमामी बिल्कुल जैसा आप कह रहे थे कि बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में मंथली ब्रेकआउट हुआ है 1250 के ऊपर। तो अब 1250 का ही लेवल एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट इस स्टॉक के लिए। और अगर से ये सपोर्ट लेवल्स ब्रेक नहीं होते तो मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 1360-1370 के स्तर को क्रॉस करते हुए 1450 तक की अपसाइड भी दिखा सकता है। तो डेफिनेटली एक अच्छा बीटीएसटी ट्रेड भी है। और अगर से कोई 10 से 15% का मुंह देखना चाहता है आने वाले 1 से 2 महीने में तो मुझे लगता है इमामी एक बहुत सेफ बेट हो सकती है। मेरी एक और चीज बताइए, इस गुजरात इलेक्शंस के अंदर अगर बीजेपी आराम से जीत आती है और करीब 10,400 450 तक निफ्टी आ जाता है, एफआईज आ जाएगा, एफआईज का पैसा आएगा? वो देखिए, इनफैक्ट वो दैट इज व्हाट मार्केट इज होपिंग फॉर। कि कल भी जो हमारी बात हो रही थी जानकारों से कि एक्चुअली क्या हुआ कि आप अगर नवंबर से पहले देखें तो एफपीआईज ने मार्च के बाद से लेकर कांस्टेंट सेलिंग की, एफआईआईज ने कांस्टेंट सेलिंग की। अब फिलहाल क्या था कि वो वेट एंड वॉच मोड में था मार्केट, क्योंकि देखा जा रहा था कि गुजरात में क्या होगा क्या नहीं, थोड़ा अनसर्टनिटी का माहौल है। लेकिन वो पीछे छूट जाता है और बाजार चलना शुरू करता है तो फिर वो पैसा जो साइडलाइंस पे था वो आना शुरू हो सकता है। और इसलिए मैं सुबह भी वो कह रहा था कि आपके पास जनवरी में एक अच्छा स्कोप है बजट रैली के लिए, प्री बजट रैली के लिए। और इनफैक्ट जो 11,000 के लेवल सुबह तो मयूरेश ने बड़ा बोल्डली बोल भी दिया कि बजट के पहले ही आपको 11,000 देखने को मिल जाए। निफ्टी पर तो ज्यादा ताजुब नहीं होना चाहिए। वो चीज आई थिंक भूलने लायक नहीं है, उसे याद रखना चाहिए। बिल्कुल, ये बात हमको मेहराबून ने भी समझाई कि जो एसआईपी आता है वो तो ये देख के नहीं आता कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है, लेकिन एफआईज अपॉर्चुनिटी के साथ बल्क में बाय करते हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो आप देखेंगे प्री रैलीज दिखेगी और हो सकता है निफ्टी 11,000 तक भी पहुंच जाए। खैर, पहले गुजरात का वर्डिक्ट आ जाए, उसके बाद इसका भी एनालिसिस करेंगे कि 11,000 कितनी दूर है। फिलहाल आज के जो शेयर्स हैं उसमें एक पराग मिल्क भी चल रहा है और इस हफ्ते वाले शेयर्स भी आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जो थोड़ा चले हैं, इस हफ्ते में अच्छा रिटर्न दिया है। पराग मिल्क का ही जरा डाटा चेक करते हैं। विश्वेश, जरा आप देखेंगे इसको टेक्निकली, पराग मिल्क।
मेरे हिसाब से जितने भी डेयरी स्टॉक्स है उसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। कहीं ना कहीं पराग मिल्क की बात करें तो सिंस द मंथ ऑफ मैं काफ़ी लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहा हूँ, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर एक बहुत ही रेंज में था, 210 लोअर साइड में और कहीं ना कहीं 270 से घूमता था। आज फर्स्ट टाइम इन सो मेनी मंथ्स आई थिंक स्टॉक इज अटेम्प्टिंग टू मूव अबाउट 290 और मैं वीकली वॉल्यूम देख रहा हूँ जो 1.5 करोड़ शेयर ऑलमोस्ट है 1 पॉइंट। सो मेरा ऐसा मानना है जो अगला लेवल निकल के आ रहा है वो 340 के आसपास निकल में आ रहा है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, मेरे हिसाब से 265 का है। तो वेट करिए, 289 290 की रेंज में अक्यूमुलेट करिए और मेरे हिसाब से इफ यू गिव अ टाइम देन इट कैन गिव यू 10 to 15% रिटर्न इन कमिंग 1 मंथ। बिल्कुल। चलिए, बाजार बंद होने वाला है, करीब 18 मिनट का समय बाकी है और एक बात देख लेते हैं, मिड कैप में अब भी करीब 202 अंकों की तेजी, यानी 1% ऊपर जो खुला था। हाँ, ये फ्रस्ट्रेशन जरूर रहा मार्केट के लिए, बिकॉज पिछले 2 दिन में इतना चॉपी ट्रेड देखा था कि आपको इंट्राडे बेसिस पर भी अच्छा चांस मिल जाता था। जैसे कल आप देखिए, कल के ट्रेड में वो नीचे 10,180 भी गया। हाँ, और वहां पर अगर किसी ने एंटर किया होता तो इंट्राडे भी उसे 60-70 पॉइंट का बाउंस मिल रहा था। बिल्कुल। आज वो जो बाउंस है वो मार्केट से मिसिंग रहा है, पर वो आई थिंक एक तरीके से ठीक भी है, क्योंकि उस तरह का वाइल्ड स्विंग हमने एग्जिट पोल में भी नहीं देखा है। तो वो पूरा उसी का रिफ्लेक्शन देखने को मिला है मार्केट में भी। और क्लोज ये जिस तरह से होने जा रहा है, आप देखिए उस हफ्ते में जो कि सबसे ज्यादा अनसर्टन रहना चाहिए था आइडियली, उस हफ्ते में करीब 1% के गेन के साथ वीकली बेसिस पर इंडाइसेस आज क्लोजिंग देने जा रहे हैं 10,337 पर। लेकिन आशीष, नेक्स्ट वीक के लिए अगर कोई दायरा देखना हो, मंडे तो चलिए वी अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होगा, लेकिन अगले हफ्ते के लिए दायरा आपका क्या बैठ रहा है? अगर एक्सपेक्टेड लाइन पर जैसे एग्जिट पोल आए हैं वैसे ही नतीजा है तो देखिए, मेरा तो मानना है कि मैं कल भी ये बात की थी कि 10,150 के स्तर जब तक ब्रेक नहीं होते बाजार एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर बना रहेगा। हालांकि उस रेंज में वोलेटाइल काफी हो सकता है, बट जो एक ट्रेंड जो स्टाइल जो रहेगी वो एक पॉजिटिव ट्रेंड की बनी रहेगी। और अब क्योंकि एक 10,150 पे ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, तो अब मैं समझता हूँ 10,200 एक नई रेंज नीचे के लेवल पे आ चुकी है। और अगर से बाजार 10,400 के स्तरों को क्रॉस करता है तो मेरा भी ये मानना है कि बाजार 10,700 से 10,800 का मूव बहुत ही जल्द दिखा सकता है, क्योंकि अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग की रैली उस सिचुएशन में बाजार के अंदर हमें देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इंडिया विक्स जो है वो उसके अंदर एक थोड़ा सा कूलिंग ऑफ होना शुरू हो चुका है। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी नर्वसनेस जो है वो बाजार की कम होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, कुछ एक शेयर्स ऐसे भी हैं जो अभी चले हैं। इसमें शोभा, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और ओमेक्स, ये तीनों ही रियल एस्टेट की कंपनियां एकदम से डे हाई पे आ गई हैं विद अ वेरी गुड वॉल्यूम। इन तीनों शेयर पे जरा नोटिस रखिएगा। सिप्ला और ल्यूपिन ये 18 तारीख यानी सोमवार से ही सेंसेक्स से बाहर हो रही हैं ये दोनों कंपनियां। तो ल्यूपिन और सिप्ला दोनों ही थोड़ा प्रेशर में है। सिप्ला तो खैर अभी भी टूटा, ये 2.5% नीचे आ गया। इंडसइंड बैंक और येस बैंक ये इंक्लूड होंगे सेंसेक्स में 18 तारीख को मंडे से। इंडसइंड बैंक इस समय डी हाई पे, येस बैंक भी डी हाई पे है। आशीष, कुछ करेंगे इन सब में ट्रेड जो दोनों ऐड हो रहे हैं, इंडसइंड एंड येस बैंक? बिल्कुल, देखिए इसके अंदर में इंडसइंड बैंक काफी स्टेबल नजर आ रहा है। यहाँ पर पे हमने देखा है बेस जो है वो 1640 के आसपास बन चुका है, तो ये थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है और ऊपर में 1720 1730 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है थोड़ा स्लो एंड स्टेडी मूव ही रहेगा, एकदम शार्प अपटिक आता हुआ नजर नहीं आएगा, बट डेफिनेटली एक 50 रुपए की अपसाइड धीरे धीरे करके इंडसइंड बैंक में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। कोई भी एक विश्वेश आप रेकमेंड करना चाहेंगे कि हालांकि BTST तो ऑब्वियसली खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन कोई सेफ बेट जो आप अगले हफ्ते के लिए देना चाहें? सी आई एम अ वेरी मच ऑप्शन ट्रेडर। डायरेक्शनल बेट में मुझे काफी डर लगता है, क्योंकि डायरेक्शनल बेट में मेरा ऐसा मानना है कि आप कंसिस्टेंटली मार्केट को आउट परफॉर्म विदाउट क्रिएटिंग ड्रॉडाउन नहीं कर सकते। तो ऑप्शंस में बहुत सारी रणनीति है जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। स्टॉक्स में एक लिक्विड है जैसे वेदांता, मेरे हिसाब से वेदांता में 300 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद के 320 के 3 कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए और इसके साथ में 270 का एक पुट ऑप्शन भी खरीद लीजिए। एक्सपायरी के बीच में अगर वेदांता 269 और 331 के बीच में रहेगा आपको कोई लॉस नहीं होगा, और 290 और 310 के बीच में आपको 25 to 30,000 का प्रॉफिट होगा एक लॉट के ऊपर। तो अगर किसी की कैपेसिटी है वो 3-4 लॉट एग्जीक्यूट करता है तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। आई ट्राई टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ न्यूट्रल स्ट्रेटजीज। ठीक है, लेकिन इस बीच सरकार राहत पैकेज पे राहत पैकेज दे रही है। पहले 8,400 करोड़ का राहत
राहत पैकेज था उन कंपनीज को जो कि लेबर इंटेंसिव हैं। अब सरकार ने लेदर सेक्टर के लिए भी करीब 2600 करोड़ के राहत पैकेज की मंजूरी दे दी है। आज कैबिनेट की बैठक चल रही थी, हमने तो आपको सुबह सुबह ही आगाह कर दिया था कि थोड़ा ध्यान रखिएगा, सुबह से इस पे ही मूव आएगा। यस, मिला भी है मीर, अभी भी देखिए डी हाई पे खड़े हैं सारे शेयर्स। बिल्कुल, हाँ सारे शेयर्स डी हाई पे है। राजेश, आपकी टॉप पिक कौन सी है लेदर स्टॉक्स में? आज तो सुबह से ही बहुत अच्छा मोमेंटम था यहाँ पर। देखिए, मोमेंटम ऑलरेडी बना हुआ है। ट्रेडिंग के नज़रिए से अगर कहा जाए तो मैं समझता हूँ बाटा बेटर पिक पड़ती है। वहाँ पर आप 690 का स्टॉप लॉस लगा के एक स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड से मेरे शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हैं महीने डेढ़ महीने का। लेकिन अगर निवेश की बात करनी हो तो मुझे लगता है श्री लेदर्स बेटर बैठता है। अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स में एक अच्छी पहुंच बना रहा है, नए स्टोर्स खोल रहा है, बहुत अंडर ओन्ड स्टॉक है और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। ये स्टॉक मौजूदा स्तर से कम 15 से 20% की बढ़त दे सकता है। पहले जबकि ये सिर्फ बंगाल में ही कंसंट्रेटेड था, देश के दूसरे हिस्सों में भी इनकी दुकानें खोल रही हैं और मुझे लगता है यहाँ एक बड़ी बढ़त की उम्मीद की जा सकती है। क्या रियल एस्टेट की कंपनीज भी अच्छा चल रही है। इसके अलावा जहां जहां पे मोमेंटम है, एक बार जरा और शेयर भी नोटिस कीजिए। कुछ वादा के शेयर्स भी जो आज अच्छा चले हैं, उसमें वेदांता तो आपको पता ही है, ये तो कॉल आपको लेके जानी है। अभी विश्वेश भी कह रहे हैं कि आप चाहें तो इसके कुछ ऑप्शन ट्रेड भी खड़े कर सकते हैं। फेडरल बैंक के अंदर एक अच्छा मूव आया, वापस 3-3.5% ऊपर है। इसके अलावा जेट 700 के ऊपर क्लोजिंग करके जा रहा है। अपोलो टायर आशीष कह रहे हैं कि इसको प्लस करके BTST करके जाएं। M&M पे खबर आई कि इसकी गाड़ियां 1 तारीख से महंगी हो रही है 3%। M&M का इंट्राडे प्रॉफिट बुक कर ले आशीष, क्या 50 रुपए मिल रहे हैं? नहीं, देखिए इंट्राडे के हिसाब से तो अच्छा प्रॉफिट है, पर जिस तरह का डेटा है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रेंथ और बनी रहेगी, क्योंकि स्टॉक अब अपने ऑल टाइम हाई की टेरिटरी को क्रॉस करने की तैयारी में आ चुका है। तो जब भी इस तरह के कंसोलिडेशन के बाद ऑल टाइम के आसपास आते हैं तो स्टॉक्स जनरली एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस रखते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर से आप इसको कैरी भी करते हैं और 1470 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं तो शायद 1510 तक की अपसाइड आपको कल तक ही महिंद्रा के अंदर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। इस बीच देखिए जो खबर है वो दरअसल ये है कि ये राहत पैकेज फिलहाल के लिए टाला है सरकार ने, जो लेदर वाला कैबिनेट ने। हाँ, रिलीफ पैकेज मतलब बात है, रिजेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, इसे टाला गया है। जो पहले खबर आई थी वो ये आई थी कि ये शायद मंजूर हो गया है, लेकिन ये एंटिसिपेशन था आज सुबह से मार्केट में और इसलिए चल भी रहे थे, लेकिन राहत पैकेज को टाला गया है। तो ये बड़ी खबर है यहाँ पर और इसी एंटिसिपेशन में आज सुबह से हमने देखा स्टॉक्स चल भी रहे थे, लेकिन फिलहाल ये खबर आई है कि इसे टाला गया है। खैर देखते हैं क्या होता है। बट डू यू सस्पेक्ट अ ड्रॉप? अगर होता भी है एक बार शेयर्स भी देख लेते हैं, बिकॉज जैसे ही ये खबर आई है उसके बाद आप देखिए जो स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहे हैं यहाँ पर, और क्योंकि ये उम्मीद बनी हुई थी कि आज के आज ही इस पर फैसला हो जाएगा, लेकिन कैबिनेट ने आज फैसला नहीं लिया और इसे टाल दिया है। आशीष, आपको वीकनेस लेदर स्टॉक्स में कहां पर दिख रही है? मेरी ऐसी बड़ी वीकनेस नहीं है, बट डेफिनेटली आज जिन लोगों ने जिस इस न्यूज के चलते पोजीशन बनाई थी वो डेफिनेटली एग्जिट हो रहे हैं और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे कि अभी 745 था बाटा, अब 730 के आसपास आ गया, तो मुझे लगता है इंट्राडे एक वीकनेस रहेगी, पर शायद 720 के आसपास वापस बाटा के अंदर एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि लॉन्ग पोजिशन है तो एक बार एग्जिट कीजिए, पर शॉर्ट्स मैं इसके अंदर नहीं रिकमेंड करूंगा। ठीक है, शॉर्ट्स नहीं खोलते क्योंकि खबर का इंटैक्ट तो खैर अभी बना रह सकता है, भले फैसला टल गया है लेकिन खबर का इंटैक्ट तो बना रहेगा। यस बैंक डी हाई पे आ चुका है 4%, इंक्लूड हो रहा है 18 तारीख को, इस पर ध्यान रखिएगा थोड़ा आप। डॉक्टर रेड्डीज ये 2.5% ऊपर है, इसको एक तो दवा की मंजूरी हाल में मिली, रिपोर्ट्स भी आई, आज एक रिपोर्ट तो 2400 तक का टारगेट दे रही है। डॉक्टर रेड्डीज डी हाई पे है। एक और शेयर है आइशर मोटर, ये आज वापस चल गया, ये आज 2.5% ऊपर डी हाई पे आके क्लोज करने की तैयारी कर रहा है। HDFC सुबह सुबह हेमंत हमको नोटिस करवा रहे थे कि ये शेयर अगर नहीं टूटा तो आज आपको बाजार भी नहीं टूटता हो, देखिएगा बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिलेगा। ठीक वैसा ही हुआ, HDFC एंड HDFC बैंक बोथ ये करीब करीब 1.5% के ऊपर ही खड़े रहे। और खैर खबर भी थी इनमें 2000 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं ये, उसका भी थोड़ा सा न्यूज का भी इंपैक्ट हमको यहाँ पे बनता हुआ दिखा है। इसके अलावा M&M इंट्राडे गेन्स आप लेना चाहे तो ठीक है, लेकिन डाटा के हिसाब से आशीष कह रहे हैं कि एक बार बने रह सकते हैं। एस्कॉर्ट्स डी हाई पे क्लोजिंग करने की तैयारी कर रहा है, 5% ऊपर है, और जेट 700 के ऊपर अभी भी बना हुआ है। ये फेडरल बैंक पे क्या करना चाहिए
देखिए आई थिंक कहीं ना कहीं पीएसयू बास्केट जो है वो पीएसयू बास्केट को स्टॉक ने लार्जली अंडर परफॉर्म किया है, बट ये जो लेवल्स है ये लेवल्स पिछले 6 महीने में भी नहीं टूटे हैं, तो अप्रैल 24 के आसपास ये लेवल देखा गया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि 100 रुपीज साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा सपोर्ट है, और क्योंकि इलेक्शन का आउटकम है और मेरा ऐसा मानना है एनी एडवर्स मूवमेंट कैन क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ पैनिक इन द पीएसयू स्टॉक। यहां पे मैं ऐसा बोलूंगा कि शायद मंडे को इसमें एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी भले ही बनाई जा सकती है, फिर फिलहाल अगर आप कैश के ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो तो 100 रुपीज के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो। बिल्कुल, देखिए अगले हफ्ते ट्रिगर्स भी बहुत सारे हैं। 18 दिसंबर को तो सबसे बड़ा ट्रिगर तो है ही है जो कि है चुनाव के नतीजे गुजरात और हिमाचल के, लेकिन साथ ही फ्यूचर सप्लाई चेन की लिस्टिंग भी होने वाली है 18 तारीख को। तो क्या दिन इनको मिला है लिस्टिंग के लिए, आप सोचिए 18 तारीख को ही ये भी लिस्ट होगा। और इवेंट्स जो है इसमें 20 तारीख को एसबीआई की पूंजी जमाने के लिए बैठक है जुटाने के लिए। यूएस में 21 तारीख को जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं जो कि फाइनल होंगे। तो ये ऑब्वियसली एक सेंटिमेंट सेट करेगा मार्केट के लिए। और साथ ही जीएसटी की काउंसिल की बैठक है जो कि कल ही होने वाली है, और वो जो बैठक है वो अहम इसलिए है क्योंकि इसमें ई-वे बिल को प्रीपोन किया जा रहा है, इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हो रही है, क्योंकि ये वैसे ओरिजिनली प्लान में नहीं थी। ये जो लॉजिस्टिक स्टॉक्स है ना, इस पर राजेश आपका व्यू क्या है? बिकॉज अगर वाकई ई-वे बिल प्रीपोन होता है तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर पूरे लॉजिस्टिक स्पेस के लिए हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें बहुत सारे अच्छे पिक्स निकल कर आएंगी। अगर आप देखें भी तो जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था उसके पहले बहुत अच्छे चल रहे थे ये स्टॉक्स, और उसके बाद जीएसटी लागू होने के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन देख चुके हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर किसी को पोजीशन बनानी हो तो मैं समझता हूँ गति बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ट्रेडिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नंबर्स उतने जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं इस नंबर्स को, बट अगर लंबी अवधि के लिए किसी को निवेश करना हो तो 2 स्टॉक मेरी नज़र में आते हैं। एक तो कॉनकॉर का है जो कि बहुत अच्छे उसके नंबर्स आते हैं और उनके जो फ्लीट है बहुत अच्छी है। दूसरी वीआरएल लॉजिस्टिक का है जो कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छी जंप दे सकता है। कि ये 3 स्टॉक इस स्पेस में हम नज़र में रखना चाहेंगे। ठीक है, 2-3 शेयर और नोटिस कीजिए कि एसी इंटरनेशनल, इसमें कोई खबर नहीं है लेकिन जितनी भी वायर बनाने वाली कंपनीज है ना अपने आप को खुद से ही री रेट करती हुई दिख रही है। 6% अभी शेयर ऊपर आ चुका है। पहले खबर ये थी कि शायद तार वाली कंपनीज को भी जीएसटी में कुछ राहत मिल जाएगी, इस बार के एजेंडे में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरे एक और शेयर की आपके बात करता हूँ, वो है M&M, जैसे डे हाई पे आ चुका है। एक कोटक महिंद्रा बैंक पे अभी 34 लाख शेयरों की एक ब्लॉक डील हुई है। ये शेयर भी इस ब्लॉक डील की वजह से थोड़ा सा मोमेंटम दिखा रहा है। विश्वेश, कोटक महिंद्रा बैंक बीटीएसटी करें क्या? क्योंकि 1000 के ऊपर तो सेफ है, ये तो समझ में आ गया इसके पैटर्न से, हमको रखें इसको बीटीएसटी करके लेके जाएं। मैं आपके साथ एक स्टैटिस्टिक शेयर करना चाहूंगा बीटीएसटी का, और मेरे ख्याल से काफी हद तक बहुत फायदे कारक हो सकता है। अगर कोई स्टॉक 2 बजे के बाद 2% से ज्यादा ऊपर है तो देयर इज 70% ऑफ द चांसेस कि स्टॉक अगले दिन 0.5% से 1% ऊपर हो, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट क्लोज हो रहा है 0.5% अप है और हायर एंड ऑफ द रेंज 1040 के आसपास है। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें बीटीएसटी नहीं करना चाहिए। ठीक, छोड़ देते हैं इसको, बीटीएसटी नहीं करते, उतना मोमेंटम नहीं जितना आप कह रहे हैं कि होना चाहिए, तो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। वैसे भी ज्यादा शेयर लेके आना सोमवार को खतरनाक ही लगता है, मिहिर गैप अप हो जाएगा। नहीं देखिए, वो तो जाहिर सी बात है, वैसा लग भी रहा है और वैसा ही होना भी, आई मीन यही एक्सपेक्टेड है भी इस मार्केट से। लेकिन आज के लिए कम से कम ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा मार्केट को कि ये पूरे दिन 10,300 के ऊपर टिका। अब देखिए क्लोजिंग आते आते फिर से एक बार जो इंट्राडे लो इसका बना था 10,323 325 उसी के आसपास, हाँ उसी के आसपास ये बंद होने की तैयारी में है। बट स्टिल आज का ओवरऑल जो ट्रेड है उसे कोई बुरा ट्रेड नहीं कह सकते। एक्सपेक्टेड लाइन पर और जैसे मार्केट को चाहिए थे वैसे एग्जिट पोल के नंबर्स आए और उस पर जैसा मार्केट सोच रहा था या ऑप्शन चेंज जो बता रही थी वैसा ही रिएक्शन मार्केट ने दिया भी। मंडे विल बी अनदर डे। पॉजिटिव सरप्राइज अगर आ गया उस दिन राजेश, तो वो शायद प्राइस दिन नहीं है, 130 के ऊपर सीट निकल गई तो देखिए वही मैं कह रहा था कि बहुत ज़्यादा इस वक्त अपसाइड की ऑप्शन निफ्टी में नहीं है। 10,450 के ऊपर बहुत मुश्किल लग रहा है इस वक्त जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदी है बाजार में या सब सेल ऑफ करना चाहिए, बट
इसे वहां से ऊपर ले जाने के लिए अब जो है बाजार को Q3 के नंबर्स चाहिएंगे, कुछ बड़ी बैंक अनाउंसमेंट चाहिएगी जो कि आते आते सी आएंगी। तो बेहतर होगा कि 10,450 के आसपास जो इंडेक्स के प्लेयर हैं या फिर जो फ्रंट लाइन काउंटर्स में ही पोजीशन लेते हैं वहां पर एक बार थोड़े से स्लो डाउन करें तो बेहतर होगा। गिरावट में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि हमारा ये मानना है कि Q3 के नंबर्स पहले से बेहतर आएंगे बेस इफेक्ट के कारण से। ठीक है, कुछ एक ऐसे शेयर्स जो आज अपनी बढ़त पूरी तरह से गंवा चुके हैं। पहले सुबह सुबह ही एक लाल टीका लगा दिया था टेक महिंद्रा ने, इकलौता ऐसा शेयर था जो सुबह सुबह ही कमजोर था। इसने अपनी कमजोरी को दिन भर दूर नहीं किया, अभी भी 3-3.5% नीचे है। सिप्ला क्योंकि ये भी बाहर जा रहा है 18 तारीख को सेंसेक्स से, ये डे लो पे है। बॉश ये डे लो पे है। भारतीय टेल डे लो पे है। पावर ग्रिड के अंदर भी किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं, ये भी डे लो पे ही है। ये कुछ एक फ्रंट लाइन काउंटर्स हैं। निफ्टी के अलावा वाले शेयर्स उसमें NHPC डे लो पे है, ग्लैक्सो ये डे लो पे है। कुछ F&O वाले शेयर्स जो आज डे लो पे बंद हुए उसमें सिप्ला, टेक, टाटा कम्युनिकेशन ये डे लो पे, हेक्सावेयर ये डे लो पे है और साथ ही JP एसोसिएट्स सुप्रीम कोर्ट से खबर आई लेकिन शेयर नहीं चला, अभी भी लाल निशान में है करीब 1 से 1.5% के नुकसान के साथ। बिल्कुल, चलिए तो बाजार बंद होने वाला है और देख लेते हैं। आज सुबह हमने आपको जो दायरा बताया था, आज सुबह हमने आपको इन्फेक्सी बिजनेस का जो व्यू दिया था वो भी यही था कि ज्यादातर जो दिन का हिस्सा है उसमें मार्केट 10,330 से लेकर 10,360 के दायरे में रह सकता है। वही ऑलमोस्ट पूरे दिन हुआ है और जैसे शो की शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट जो है उसके बाद जो लोग एंटर कर रहे थे उन्हें कोई खास गेन नहीं दिया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आज के लिए भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 10,375 तक का तो अटेम्प्ट एक बार निफ्टी कर आया है। और अब सोमवार का दिन है, जल्दी से देख लेते हैं कि क्लोजिंग एक्शन कैसा है। इस हफ्ते 0.25% से थोड़ी ज्यादा की मजबूती दोनों ही इंडाइसेस सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर देखने को मिली है, लेकिन निफ्टी बैंक जो है वो भी इसी रेंज में रहा। यस, बिल्कुल, में ही 25,000 के आसपास निफ्टी बैंक ने भी अपने आप को बचा लिया। अब एग्जिट पोल के बाद सीधा नंबर्स का इंतजार है। सोमवार को कुछ रुझानों के साथ ही बाजार खुलेगा, तो एक बार देख लेते हैं आज के हमको क्लोजिंग कहां मिल रही है। हफ्ते भर का रिटर्न है, मार्केट ने अपने आप को बहुत ही संभाल के रखा, करीब 0.25% का रिटर्न दे। इसमें से बड़ा हिस्सा तो आज ही एड ऑन हुआ है मार्केट के अंदर। रेनेसेंस ज्वेल्स ये करीब 20% के सर्किट पे चला गया। ये 3-4 दिन पहले ही हमने आपको एक बार छुपे रुस्तम में भी शेयर दिया था, आपको याद होगा। कैंटाबिला सर्किट का शेयर वापस बन गया। TT लिमिटेड, होजरी वाले शेयर तो लगातार चल रहे हैं, आज भी चले। आर्चीज 3 दिन से अपनी बढ़त से नोटिस करवा रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस शेयर में, ऐसा ना हो कि आप कहीं ट्रैप हो जाए। इसलिए वित्तीय सलाहकार से प्रॉपरली पूछे कि आर्चीज क्यों चल रहा है, क्या करना है इसके अंदर। 9% शेयर ऊपर है, ये आज के हीरो बनने वाले शेयर्स हैं। इसके अलावा टायर शेयरों का आज दिन था। जेके टायर एबनॉर्मल मूव 7% दे गया। टायर में सबसे कमजोर होता है शेयर, जरा चलता नहीं है, लेकिन आज सभी टायर्स को पछाड़ के सबसे ऊपर यही आ गया। MRF करीब 2.5%, सीएट करीब 2.5%, अपोलो टायर्स करीब 4% बढ़कर आज बंद हुआ। तो टायर में आज गति आ गई। ऑटो एंसिलरीज भी आज टॉप गियर में ही थी। सुंदरम फास्टनर के अंदर करीब 8% की मजबूती आई, सुबह सुबह 2% ऊपर खुला था ये, उसके बाद चला। जमुना ऑटो, आज आपको ध्यान होगा सिद्धार्थ सडानी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा था कि जमुना ऑटो चलेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। उनके एक इन्वेस्टमेंट कॉल है, आज इंट्राडे गेन देगी आपको। GSFC, GHC ये कुछ एक गुजरात की बेस्ड कंपनियां हैं जो अच्छा चली है। गुजरात एल्कली के अंदर अभी एक स्ट्रॉन्ग मूव आया और ये भी ऑलमोस्ट डे हाई पे ही क्लोज करने की तैयारी कर रहा है। तो मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ गया। आज की क्लोजिंग सेटिस्फैक्टरी क्लोजिंग कही जा सकती है। बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी क्लोजिंग कही जा सकती है। और पूरे दिन रुझान ये देखने को मिला था कि मार्केट एक्चुअली सेटिस्फाइड रहा भी। जो एग्जिट पोल के नंबर्स है उसके आधार पर, तो एक बार देख लेते हैं। 76 पॉइंट ऊपर निफ्टी 10,328 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स बंद हुआ है 196 पॉइंट ऊपर और निफ्टी बैंक बंद हुआ है 283 पॉइंट ऊपर, यानी 1% से ज्यादा की मजबूती निफ्टी बैंक पर रही। जबकि दोनों ही जो इंडाइसेस हैं निफ्टी और सेंसेक्स, ये करीब 0.25% की मजबूती के साथ बंद हुए हैं। प्रोविजनल क्लोजिंग है, देखते हैं फाइनल क्लोजिंग कैसी आती है। लेकिन क्या कहेंगे आज की क्लोजिंग पर आप आशीष? नहीं, क्लोजिंग तो मुझे लगता है ठीक आई है। इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि गैप अप होने के बाद हमने आज उस गैप को फिल करने की कोशिश नहीं की, जो कि 10,295 के आसपास होती, तो वो उस बिल्कुल भी कोशिश नहीं हुई। एक अच्छा पॉइंट है कि इतना खुलने के बाद भी ऊपर की तरफ ही सस्टेन रहा और अब तो डेफिनेटली मंडे के ओपनिंग के बाद ही तय होगा। बट मैं समझता हूँ अगर से 10,250, 10,200 के स्तर नीचे में ब्रेक नहीं होते तो ये एक अच्छा साइन जिसको मैं बाजार के लिए मानूंगा और इवेंचुअली मुझे लगता है उस सिचुएशन में शायद हम ऑल टाइम हाई को जल्दी क्रॉस करेंगे। ठीक है विश्वेश, आज आपको क्लोजिंग ठीक ही नजर आ रही है ना? आप तो ऑप्शंस भी ट्रैक करते हैं, ऑप्शंस का डाटा भी ये इंडिकेट कर रहा है कि ठीक है मंडे थोड़ा गैप अप कर सकते हैं अगर नंबर 115 आए।
मेरे हिसाब से जो आज के दिन का शो स्टॉपर था वो था वॉलेटिलिटी। व्हेन यू आर सीइंग अ 10% क्रैश इन अ सिंगल डे इन वॉलेटिलिटी, दैट मींस मार्केट कंप्लेसेंट है, मार्केट इज नॉट लुकिंग फॉर एनी शॉकर। तो वॉलेटिलिटी जो 17 वाली थी वो आज 14 आ गई, और आज के दिन में 10,300 के पुट में 13 लाख शेयर ऐड हुए। समबडी इज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ मार्केट रिमेनिंग इन 10,200, 10,500, 10,600। तो मेरे हिसाब से बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। न्यूट्रल टू बेस के सिनारियो 105, 110 के बीच में होना चाहिए। ठीक है राजेश, आपका व्यू आज का क्लोजिंग पर? देखिए, क्लोजिंग एक्सपेक्टेड लाइन पे है। जिस तरह की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है कि सोमवार को एक अच्छी जीत आएगी बीजेपी की, तो उस हिसाब से मुझे ये ठीक लग रहा है। 130 के आसपास सीट आ जाती है तो एक बड़ा गैप अप उस दिन भी देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि ये रिपीट हो। जब यूपी इलेक्शन के नतीजे आए थे उस तरीके के, तो वैसा कुछ रिपीटेशन होता है तो न्यू हाई बिल्कुल देखने को मिल सकती है। बट ऊपर के लेवल्स पे हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। इंडेक्स से अगर बाहर निकले तो बहुत सारी इंडिविजुअल स्टोरीज है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो अगले हफ्ता 3-4 कंपनी ऐसी हैं जो एक्स बोनस हो रही हैं, 1:1 बोनस है महिंद्रा एंड महिंद्रा में, बालकृष्णा में, कैस्ट्रॉल में, तो वहां नजर रखनी चाहिए और वहां मुझे लगता है कि बहुत अच्छी कमाई हो सकती है। मार्केट ने तो अपना काम कर दिया, एग्जिट पोल पे 70 अंकों का गेन आपको दे दिया। अब सीधा सोमवार को जब बाजार खुलेगा कुछ रुझानों के साथ खुलेगा, और इसकी जो क्लोजिंग आज की मिली है वो बेहतरीन है। लेकिन सोमवार को जो गुजरात के चुनाव हैं, एग्जिट पोल को तो मार्केट ने बना दिया, क्या कितने ठीक होंगे, इसका स्वरूप क्या होगा? कांग्रेस और बीजेपी दोनों आपस में कुछ आंकलन कर रहे हैं और अभी की चर्चा यही है। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन बीजेपी के गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, वो मेरे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद अली खान साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ शिरीष काशीगर भी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे सहयोगी केतन अहमदाबाद से मेरे साथ जुड़े हैं, और वीके शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये बाजार और राजनीति का जो घालमेल है उसको सबसे बेहतरीन समझने वाले डॉक्टर हैं बाजार के। तो इनसे शर्मा जी से शुरू करते हैं, नहीं तो अगर कांग्रेस और बीजेपी में फंस गए तो फिर यहीं फंसे रह जाएंगे। तो इससे पहले जरा वीके शर्मा जी से पूछ लेते हैं कि इस बार के इलेक्शन में क्या हो सकता है, कैसे ये एग्जिट पोल रहेगी। शर्मा जी, एग्जिट पोल पे पूरा ट्रस्ट करके चले। हमारा जो महा एग्जिट पोल है वो ये कहता है 115 बीजेपी को आ रहा है। आपका एनालिसिस भी यही है? आपने गुजरात में समय निकाला, आप कह भी रहे थे कि चिंता मत कीजिए, एग्जिट पोल सही रूपरेखा ही देंगे आपको। पोल के पहले भी कल जब मैंने चंडीगढ़ से बात की थी, हाँ, तो उसमें यही मेरा व्यू बन के आया था। हाँ, मैं इन्वेस्टर्स को कह रहा था कि आप ये एक्सपेक्टेशन में कुछ मत करो, हाँ, पर रिजल्ट 18 के बाद जब एक्चुअल रिजल्ट आए उसके बाद में एक्शन लो। लेकिन मैंने अपनी निजी राय दी थी कि ये ऐसा होगा कि बीजेपी पावर में आएगी। अब मेरे ख्याल से अब उसने उस बात पे मोहर लगाई है, तो इस बात में चिंता का विषय नहीं है। लेकिन ये जो नंबर आएंगे, आपके जिस तरह से एनालिस्ट पहले कह रहे थे, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट और कितना ऊपर जाएगा। लेकिन मैं इन सबसे दूर हटके कहना चाहूंगा कि अगर बीजेपी भले ही 91 सीट के साथ आए तो वो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इसको मैं इस नजरिए से देखूंगा कि यहाँ पे 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी और कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा मौका था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं थी। 17 सीटें 2014 के हिसाब से अगर हम देखें तो 17 सीटें ही उनके पास थी, हालांकि लोग 2012 को देख रहे थे। तो उस हिसाब से अगर कांग्रेस बीजेपी जीत जाती है, 52 सीट भी आती हैं, तो ये अच्छी जीत है, वो किसी प्रकार से डायलूट नहीं करेगी। हमारा मार्केट रोजाना ऊपर नीचे होता है, इस नंबर से थोड़ा हो सकता है कुछ लोग चिंता करें, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, बिकॉज ये 2019 के लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ठीक है, कोई बात नहीं, जरा घबराने की जरूरत नहीं है। जो महा एग्जिट पोल 115 बता रहा है, 10-15 ऊपर नीचे प्लस माइनस का साइन लगा भी दे तब भी कम से कम बीजेपी तो बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल मेरे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन बीजेपी के। गोपाल जी, ऐसा क्या संजीवनी बूटी है आपके पास? आप तो पहाड़ पे भी कमल खिला रहे थे, खारे पानी का समुद्र कच्छ के साथ लगता है वहां पर भी कमल खिला हुआ है। ये प्रधानमंत्री मोदी को आप क्या बना दिया आपने? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा था जिसके कारण हम बहुत सारे इलेक्शन जीते। लेकिन जब अब 3.5-4 साल का जो केंद्र में सत्ता है, वह एक रिपोर्ट कार्ड थी जो उन्होंने, उसके काम को जनता ने बहुत अप्रिशिएट किया। क्रेडिबिलिटी आज गोपाल जी, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। आपने काम पे वोट मांगे या प्रधानमंत्री के कैंपेन पे वोट आए?
ईमानदारी से बताइएगा। अब तो एग्जिट पोल भी आ गए हैं, अब कुछ इधर उधर बोल भी देंगे, कब भी फर्क नहीं पड़ेगा सर, ईवीएम में सब कुछ लॉक है। हाँ, देखिए पहला जो नहीं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो गुजरात में 22 साल का भारतीय जनता पार्टी का काम था, सबसे पहले उसी को सामने रखा था हमने। और उसके पूरी जो अमित शाह जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लीजिए, उसमें बिल्कुल क्लियरली उन्होंने सारे फैक्ट्स रखे थे कि क्या क्या वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ, कितना केंद्र सरकार ने वहां पे सहायता करी, किस तरह से वहां पे जो इरिगेशन के फर्क हुआ, जो बिजली हर गांव में हर घर में पहुंची, उसमें जितने भी डेवलपमेंट है, पानी तक सुदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ट्राइबल एरिया में जिस तरह से पानी पहुंचा, तो और जो वहां का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, जो वहां पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए लोगों को इनवाइट किया, तो इस सब को हमने बहुत स्पष्ट रूप से रखा और जनता इसी को देखती है। नहीं तो वादे तो हमसे ज्यादा कांग्रेस ने किए थे। अगर वादों से और बातों से कोई इलेक्शन जीत रहा होता तो कांग्रेस ने तो अपना सोशल मीडिया पे और सब तरीके से एक तरीके से बहुत बड़ा वॉर की तरह उन्होंने एक मशीनरी लगाई थी। तो वादों से नहीं होता। दूसरा, अरुण जेटली जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा, प्रधानमंत्री ने भी पहली जो कैंपेन शुरू की थी वो विकास के ऊपर की थी, और कांग्रेस ने भी शुरू किया कि विकास गंडोत्या, लेकिन जब इन्होंने देखा कि यह कैंपेन उनकी फेल हो रही है, कि विकास तो वहां पे हुआ है और हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, तो इन्होंने उसको ऑफिशियली विड्रॉ किया विकास को, और फिर जातिगत राजनीति पे आ गए, फिर धर्म पे आ गए। अब तो कैंपेन खत्म हो गया, आ गए तो जवाब भी उनको उसी में उसमें मिला। हाँ, नहीं खैर आपकी बात ठीक है, विकास की बात दोनों तरफ से हुई, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे तो छूट ही गया था ना विकास सर। ये तो खैर बीजेपी को मानना पड़ेगा, क्योंकि उनको चुनाव जीतने हैं, विकास के साथ साथ जाति भी हो जाता है। कोई बात नहीं सर, एक्सेप्ट मत कीजिए, लेकिन बात चुनावों में दिखी जरूर थी इस बार के कैंपेन में। मोहम्मद अली खान मेरे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के। खान साहब, ऐसा क्या हो रहा है बार बार कि आप कैप्चर ही नहीं कर पा रहे, एक के बाद एक स्टेट में आपको मौका मिलता है, लेकिन ये चुनाव जीत क्यों नहीं पा रहे हैं आप? अभी एग्जिट पोल के बेसिस पे बोल रहा हूं सर, नंबर्स तो मेरे को भी नहीं पता 18 तारीख को क्या आने वाले हैं। जी, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल सही, किसी को नहीं पता, मगर मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, सबसे पहले तो गोपाल भाई, मैंने बड़े सब्र से आपकी बात सुनी, तो उम्मीद रखता हूं आप भी कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब मैं बोल रहा हूं। 3 बिंदु आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो ये कि जश्न मनाने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अगर एग्जिट पोल ही एंड ऑल एंड बी ऑल होते तो भैया आप तो बिहार और दिल्ली भी जीत चुके थे, पंजाब में आप लोगों ने आम आदमी की सरकार बना दी थी एग्जिट पोल के नतीजे देख के। तो मैं कहूंगा धैर्य रखना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं है 18 तारीख, और मैं आपके चैनल पे ये दावे से कह सकता हूं कांग्रेस ही सरकार बनाएगी गुजरात में। दूसरी बात, आपने एक बड़ी अच्छी बात छेड़ी यहाँ पे, आपने कहा विकास तो था ही नहीं टेबल पे। 2 बातें साफ हो गई इस चुनाव में। एक तो ये लोग प्रशासन को तो बिल्कुल प्राथमिकता देते नहीं है, पार्लियामेंट के सेशन का बलिदान चढ़ा दिया इन्होंने अपने राजनीतिक। ये बात खान साहब बुरा मत मानिएगा, ये बात आप बात ठीक बोल रहे हैं। खान साहब 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, आप बात ठीक बोल रहे हैं सर, लेकिन ये ना गुजरात के लोगों को समझ में क्यों नहीं आ पाया? आप मेरे को तो समझा देंगे, मैं समझ भी जाऊंगा, क्योंकि मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन गुजरात की जनता को क्यों नहीं समझा पाए कि उन्होंने विकास की तो बात ही नहीं की? या गुजरात की जनता को क्यों नहीं समझा पाए कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो बीजेपी से ज्यादा बेहतर है? या गुजरात की जनता को क्यों नहीं बता पाया कि बीजेपी ने सिर्फ 24 घंटे पहले मैनिफेस्टो दिया, हमने तो किसानों के साथ पहले काम करना शुरू कर दिया था? देखिए, वो क्रेडिबिलिटी नहीं है ना, जनता का विश्वास नहीं। आप बोलिए, आपकी बारी। 10 साल का राज देखा है मुझे, हमें नहीं, सुन लीजिए गोपाल भाई, सुन लीजिए। देखिए, मैं कह रहा हूं, देखिए गुजरात की जनता सक्षम है फैसला लेने के लिए। उसके लिए आप ये 100 लोग या 1000 लोग मिलकर अगर एग्जिट पोल कर लेते, यही सैंपल साइज होते हैं एग्जिट पोल के, इससे असली जमीनी हकीकत जाहिर नहीं होती। मैं आपको एक और बात बताता हूं, कल मैं एग्जिट पोल के नतीजे देख रहा था, इंडिया टुडे का एग्जिट पोल 10 सीटों का अंतर दे रहा है, 80 और 90 दे रहा है वो। तो अगर वहां पे 6 सीटें आगे पीछे हो गई तो ये किस चीज का अभी से जश्न मना रहे हैं? इनका तो इतना अगर करीब है सब कुछ, तो भैया जल्दबाजी मत कीजिए। मगर दूसरी बात मैं कहूंगा, आपने एक बात देखी होगी इस चुनाव में, वो ये है कि आप लोगों ने विकास का तो मुखौटा ही उतर गया आपका जो था, आप लोगों ने बात की सांप्रदायिक चीजों की, आपने अपने आप को भी शर्मिंदा किया, लोगों को भी शर्मिंदा किया जो सुन रहे थे आपकी बात, और आपके जो ओछे आरोप थे उससे मुझे लगता है आपने प्रधानमंत्री जी के पद की गरिमा कम की है। और गोपाल भाई, चुनाव आते जाते हैं, मगर आपने अपनी लेगेसी खत्म कर दी, और इतिहास इस बात को भूलेगा नहीं, इस बात को याद रखेगा।
ठीक है, इतिहास आज के धरोहर से ही बनेगा सर। आज देखते हैं बीजेपी क्या कांग्रेस मुक्त की तरफ बढ़ रहे हैं। गोपाल जी आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास मैं आ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ना कुछ और मेहमान भी हैं, मैं उनसे भी एक बात में चलिए बोलिए, आप एक बात आप बोलिए, अपनी बात बोलिए। एक प्रश्न है छोटा, बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मोहम्मद खान साहब ने बोला कि इन्होंने हमने सब क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी, तो किसके सामने क्रेडिबिलिटी? तो जनता की, अगर जनता में बात उसको एक्सेप्ट करी, इनको रिजेक्ट करी, तो क्रेडिबिलिटी तो कांग्रेस की खत्म हो रही है ना, हमारी कहाँ हो रही है? ये मतलब एनालिसिस कैसे करते हैं ये मुझे समझ नहीं आता। ठीक है सर, आप तो सीए हैं ना, थोड़ा सा बता दीजिए कीजिए। खान भाई आपके अच्छे मित्र भी हैं और आप बैंकर भी अच्छे रहे हैं, तो गोपाल भाई आप थोड़ा सा समझा दिया कीजिए। खान साहब, बुरा मानने की बात नहीं, लेकिन ये बात है, चुनाव में हार जीत चलती है सर। चले, मैं एक सिनेरियो बताता हूँ, क्योंकि बाजार के अंदर ना हमने एक काम किया। शर्मा जी, ये आपके लिए होगा सवाल। हमने क्या किया कि 4 हिस्सों में बाजार को बांट दिया। ये एग्जिट पोल पे खान साहब की बात को भी जोड़ लिया और गोपाल भाई की बात को भी डाला है कि हाँ क्या क्या हो सकता है। गोपाल जी और इनके अध्यक्ष ये कह रहे थे कि 140 से 150 सीटें मिल जाएंगी। इनकी बात को हमने सिरे रखा, ऊपर रखा, और ये कह रहे हैं उस हिसाब से मार्केट 10,600 से 800 आ जाएगा। आप सुनते रहिएगा सारे सिनेरियो। अब मैं दूसरा हिस्सा दिखाता हूं। खान साहब की बात पे आ जाते हैं। 100 से नीचे अगर मार्केट में नंबर सीटें नहीं आती बीजेपी को, ये फिसल जाती है, तो हमारा आकलन जो हमने एनालिस्ट से पूछा वो कह रहे हैं 9850 तक भी मार्केट आ सकता है। 10,400 एक रेंज है, मतलब इस रेंज में रहेगा। अब जो मेगा एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल बिल्कुल ठीक रहते हैं तो क्या होगा 120-130 वाले सिनेरियो में, तो मार्केट 10,500 ज्यादा से ज्यादा चलेगा। तो ये कुछ एक सिनेरियो है हमने ड्रॉ किए हैं, जिस हिसाब से बाजार अब आपको चलता हुआ कुछ रेंज में दिखेगा। एक चौथी है, अगर किसी को भी बहुमत नहीं मिलता, ये तो खैर मार्केट ने बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं किया, किसी को भी बहुमत नहीं मिलता तो मार्केट 9800 आ जाएगा। आपको कौन सा सिनेरियो दिखता है? जो हमारा एनालिसिस है ठीक है, या फिर आप डॉक्टर की तरह कुछ इसमें चेंज करेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर मेजॉरिटी आ जाती है बीजेपी की, तो बाजार यहां से ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 92 सीट्स समझ ली जाती हैं, तो बाजार कोई बहुत ज्यादा गिरे तो 200 पॉइंट यहां से गिर सकता है, उसके बियॉन्ड जगह नहीं है। क्योंकि इसका जो मायने है कि ये लोग देख नहीं रहे कि किस संदर्भ में देखा गया था। ऊपर से जो सांप्रदायिक इस इलेक्शन से 2 चीजें साफ निकल कर आती हैं। एक तो ये कि बीजेपी चाहती तो वो भी पटेल्स के लिए कुछ बोल सकती थी, रेजोल्यूशन दे सकती थी, उन्होंने नहीं किया। इससे क्या दिखता है कि वो चीज जो आप कानूनन लागू नहीं कर सकते, आप सिर्फ चुनावों के लिए नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने रेफ्रेम किया है। ये समझदारी का काम है। कांग्रेस ने बोला है और उनको अगर वो पावर में आ जाते तो वो उनके लिए इम्पॉसिबल था उसको लागू कर पाना। दूसरी बात ये कि जो जाति की रणनीति, जो जातिवाद इन्होंने चलाया, वो बीजेपी नहीं करती है। मैं एक तटस्थ आदमी की तरह बोल रहा हूं। और जो राहुल जी का एक रोजाना एक नए मंदिर के सामने पेश होना, आशीर्वाद लेना पुजारी से, बड़ी अच्छी बात है कि अपना धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन एक आम नागरिक होने की, एक आम हिंदू होने से मुझे लगेगा कि जो बंदा कल तक टोपी पहनकर दरगाहों में जाता था, आज वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा है महज वोट के लिए, तो ये कल तो पता नहीं क्या कर सकता है। तो ये जो सवाल खड़े होते हैं, ये भले ही उनके राहुल जी के स्टेप सही हो सकता है पार्टी वाकई में ऐसा चेंज हो रही हो, लेकिन क्योंकि ये चुनाव के पहले हुआ है तो ये उस पे सवाल निशान खड़े होते हैं। और मैं नहीं समझता कि इस पार्टी को आप देश की बागडोर दोबारा सौंप सकते हैं। ठीक है, बेहतर है आप टेक्निकल के एनालिसिस भी करते हैं मार्केट का, और आपको टोपी और तिलक के बारे में भी जानकारी है शर्मा जी। इसलिए मैं कह रहा था कि आप डेडली कॉम्बिनेशन है मार्केट और राजनीति के, इसलिए आपका हर बार डिबेट में होना बहुत जरूरी है और आप समय दिया कीजिए। जब भी आपसे मांगे आप हमारे साथ जरूर रहिएगा सर। अच्छा, मेरे साथ शिरीष काशीगर भी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शिरीष सर, ऐसा क्या हुआ, दोनों के दोनों मंदिर गए थे? ऐसा नहीं कि राहुल गांधी नहीं गए। हमारे संवाददाता जो आपके साथ ही बैठे वो कह रहे थे कि 27 मंदिर गए थे, 72 सीटें भी नहीं आई। और ऐसा नहीं कि मोदी साहब नहीं गए, वो भी गए थे। भगवान मोदी की सुनता है, राहुल गांधी की नहीं सुनता, ऐसा क्यों? नहीं, भगवान दरअसल दोनों की सुनता है। हाँ। किसी की थोड़ी ज्यादा सुनता है और किसी की थोड़ी कम सुनता है। अच्छा, ऐसा क्यों सर? उनकी ज्यादा क्यों सुनता है? कि अचानक जो है, नहीं, समस्या ये नहीं है कि किसकी ज्यादा सुनता है, किसकी कम सुनता है।
सवाल ये है, चूंकि नरेंद्र भाई का जहां तक सवाल है, उनके ऊपर हिंदुत्व का या ऐसा कोई लेबल लगाने की जरूरत ही नहीं है। इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, बोर्न हिंदू, तो उनके बारे में ये बताने की जरूरत नहीं है। और भाजपा की तो पूरी नींव जो है वो उसी के ऊपर खड़ी हुई है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है उसके बारे में। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी को जिस प्रकार से प्रोजेक्ट किया गया, मैं शर्मा जी की बात से सहमत हूं। जिस हड़बड़ी में उनको प्रोजेक्ट किया गया, मंदिर में जाने वाला एक जनेऊधारू हिंदू के तौर पर, वो टाइमिंग था, वो ठीक नहीं था, वो गलत था। अगर ये काम उन्होंने 1-1.5 साल पहले शुरू किया होता, क्योंकि राहुल गांधी कोई पहली बार तो गुजरात नहीं आ रहे थे, राहुल गांधी तो पहले से गुजरात आ रहे थे। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को गुजरात इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का ये पूरा जो भी हुआ वाकया, उसमें राहुल गांधी को ठीक ठाक से प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि अब वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। तो उस गुजरात इलेक्शन के मौके का फायदा जो है उनके प्रोजेक्शन के लिए ज्यादा किया गया है, ना कि गुजरात इलेक्शन को जीतने को लेकर। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली राहुल गांधी का वहां पर आना, उन्होंने सब जिम्मेवारी निभाना और स्टेट यूनिट के साथ कोऑर्डिनेशन करके फीडबैक के आधार पर निर्णय लेना, ठीक बात कह रहे हैं समझ में आती है। पर उनका ये बार बार मंदिरों में जाना, मत्था टेकना और ये सब चीजें जो हैं, वो गुजरात में जो हिंदू बहुल समाज है उसके लिए कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। बिल्कुल, शिरीष भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि अगर अच्छा विपक्ष भी होना चाहिए तभी तो लोकतंत्र में मजा है। गोपाल भाई अभी आ रहा हूं आपके पास, मैं अपने पहले जरा संवाददाता के पास हुआ, उन्होंने बड़ी मेहनत की इस बार गुजरात के इलेक्शन में और आपके कैंपेन को भी बहुत अच्छी तरह से कवर किया था सर। केतन जी, केतन, इस बार हार्दिक पटेल, ठाकुर साहब, ये फुस क्यों हो गए? देखिए, ये इसका कारण ये है कि हम 1985 से देखें, खाम थियरी का जो माधव सिंह सोलंकी, जो कि मौजूदा गुजरात के कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, उनके पिता जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खाम थियरी इस तरह से लागू की कि पटेलों को काफी सहना पड़ा था, काफी पटेलों की हत्या हो गई, मवेशियों को छोड़ दिया जाता था उनके खेत में। तब से लेकर आज तक पटेल है वो हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। हमने 2012 का इलेक्शन भी अभी याद करना होगा कि जब केशुभाई पटेल ने एक अलग पार्टी की रचना की थी और नरेंद्र मोदी के सामने मोर्चा खोला था, और आज की तारीख में केशुभाई से बड़ा कोई पटेल लीडर नहीं है। बावजूद इसके पटेल कोई केशुभाई के साथ नहीं गए और सिर्फ 2 सीटें मिली और 117 सीट के साथ बीजेपी है वो 2012 में भी सत्ता में आई। बिल्कुल सही बात है। कुछ इसी तरह का था कि हार्दिक पटेल ने भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा की, लेकिन उस भीड़ को वोट में कन्वर्ट करने का एक बहुत बड़ा प्रश्नार्थ चिन्ह था। हम तो यहाँ तक कह रहे थे कि युवा है, जो एक बात फैलाई जा रही थी कि युवा भी हार्दिक के साथ जाएगा, लेकिन इस एग्जिट पोल से युवा भी उनके साथ नहीं दिखा। रहा सवाल ठाकुरों का, तो ठाकुर समाज है वो 2 गुटों में बिटा था। ऐसा नहीं है कि 1% भी ठाकुर बीजेपी के साथ नहीं था। अच्छा खासा वोट बैंक बीजेपी ने पिछले 1 दशक में ठाकुरों का अपने साथ कर लिया था, ओबीसी का कर लिया था। तो कहीं ना कहीं ये दोनों लीडर अपनी बात मनवाने में फेल रहे। ठीक है, दोनों लीडर्स चले नहीं, करिश्मा चला नहीं, सड़कों जो भीड़ दिखी थी सिर्फ भीड़ ही थी, वोट में ज्यादा कन्वर्ट हो नहीं पाई। गोपाल जी, आप कुछ बोल रहे थे, मैं कुछ पूछूंगा नहीं, आपको ही बताना है अब। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि कांग्रेस तो केवल गुजरात का इलेक्शन उस तरह से नहीं लड़ रही थी, ये तो अपना प्रेसिडेंटशिप की इलेक्शन लड़ रहे थे। हाँ। इन्हें जो राहुल जी को एलिवेट करना था, उसके लिए एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज थी। नहीं तो जब इलेक्शन लड़ना है तो पूरा ग्राउंड लेवल पे तैयारी करनी है, न मुद्दों में कंफ्यूजन है। और दूसरा, अभी आप देखिए अभी भी कितना कंफ्यूजन है। एक तरफ तो ये क्लेम कर रहे हैं कि ईवीएम वहां पे मैनिपुलेट हो गई है, ठीक है, और दूसरी तरफ साथ में क्लेम कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। पूछ रहा हूं खान साहब से, पूछ रहा हूं, इनकी हमारी सरकार बनेगी, तो इसका मतलब क्या ये ईवीएम में इन्होंने मैनिपुलेट किया है क्या? ठीक है, मैं भी पूछता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, गुजरात कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन एक बात तो गोपाल भाई, एक बात हमको भी माननी पड़ेगी, बीजेपी वाले अपने विकास से कम बल्कि कांग्रेस को ज्यादा कोस के वोट ले आते हैं। ये तो समझ में आया कैंपेन के अंदर, ये तो अच्छा है। देखिए, चुनावी रंग है, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, चुनाव को कोस के, यानी कि कांग्रेस को कोसने से वोट ज्यादा मिल जाते हैं बजाय विकास। ये भारत का अपना नेचर भी है, विकास और दलगत राजनीति जो इस तरह से चलती है ना, ये भारत का अपना नेचर भी है। खान साहब, गुजरात कांग्रेस क्यों गई है, सुप्रीम कोर्ट क्यों गई है? ये एग्जिट पोल से, एग्जिट पोल पे तो हम लोग बहुत, गोपाल भाई ठीक है, ठीक है, हम तो चुनावी रंग की बात बोल रहे हैं, कभी आप कभी कांग्रेस ऊपर, तो चलता है। खान भाई, आप क्यों गए सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हो? ईवीएम से प्रॉब्लम है, गुजरात कांग्रेस गई है सर।
तो फिर जीतेंगे कैसे? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट से जीतेंगे भी क्लेम कर रहे हैं जी, मगर आपका जवाब एक्चुअली में देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि वो कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे इसमें। हम लोगों ने पिटीशन जरूर पेश की थी। हमारे एक मेंबर थे गुजरात कांग्रेस के, उन्होंने एक पिटीशन पेश की थी कि 25% ईवीएम्स को वीवीपैट के से मिला लीजिए और देख लीजिए क्या नंबर बराबर बैठ रहे हैं कि नहीं। मैं शर्मा जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले शर्मा जी, शर्मा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपने एक बात कही कि राहुल जी एकदम से मंदिर जा रहे थे, ये आदमी कल तक टोपी पहनता था। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं इस वजह से सहमत नहीं हूं क्योंकि हमने 3 महीने ये कैंपेन चलाई छोटे व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, दलित भाइयों के लिए और ओबीसीओं के लिए। ठीक है। अब मगर उस दौरान इन लोगों ने कुछ नहीं बोला। ये लोग बैकफुट पे थे, उल्टा इन्होंने छोटे व्यापारियों पे डंडे चलवा दिए। फिर आपको याद होगा करीब 20-25 दिन पहले राहुल जी एक मंदिर गए थे, तो इन लोगों ने सोशल मीडिया पे, ये इनकी ओछी राजनीति का उदाहरण है, इन्होंने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर उतार दी कि राहुल जी ने जो एंट्री की है उस मंदिर में जाते समय वो नॉन हिंदू के तौर पर की है। अब देखिए, ये बड़ी व्यक्तिगत, हर इंसान की एक व्यक्तिगत आस्था होती है। आप लोग इतने घबरा गए, इतने बौखला गए, आप लोगों ने उस पर झूठी खबरें फैलाने की कोशिश की। उसके बाद राहुल जी अभी तो फिलहाल ईवीएम में सब कुछ कैद हो चुका है। कांजी बिल्कुल ठीक है, ये अब तक सब कुछ कैच हो चुका है। अब हम 18 तारीख को सिर्फ वोटों की गिनती का इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का आज हमको समय देने के लिए।